ओके, सही है। तो हम पहले ये सारे बेसिक को डिस्कस करेंगे, देन हम कोर पाइथन सिंटैक्स और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जितने भी चीज़ें लिखी हुई है ना, ये वो चीज़ें हैं जो आपको एआई मेनली यूज़ करने के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है? जब भी आप एआई पे काम करते हो और जो चीज़ें आपको मेनली चाहिए होती है, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अंदर और भी चीज़ें होंगी जो कि पाइथन देता होगा और पाइथन देता है, लेकिन वो इंक्लूडेड नहीं है। उसका रीज़न ये है कि वो हमारी एआई से इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है। तो जो चीज़ें एआई के लिए इम्पोर्टेंट है, हम लोग सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों पे फ़ोकस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्लासेस की बात है, यहाँ पे हम लोगों ने क्लासेस को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, बिकॉज क्लासेस एज सच इंपॉर्टेंस नहीं रखती एआई के अंदर। जब भी हम एआई के ऊपर काम करते हैं तो क्लासेस बनाने की हमें, सॉरी, क्लासेस बनाने की हमें नीड नहीं पड़ती है। हमें जो नीड पड़ती है वो फंक्शंस की पड़ती है, हमें मॉड्यूल्स की नीड पड़ती है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। हाँ, अगर आप चाहते हो कि नहीं, मुझे एक अच्छा पाइथन डेवलपर बनना है, मुझे एक ऐसा डेवलपर बनना है जिसको पाइथन बहुत अच्छी है, सो यू मस्ट गो विद द क्लासेस। ऊप्स कॉन्सेप्ट आता है, अगर मैं आपको बताऊं तो ऊप्स के कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, वो आपके कॉन्सेप्ट आते हैं। और इसी के ऊपर अगर आप कोई कहता है ना कि मैं पाइथन डेवलपर हूँ, तो पाइथन डेवलपर के मेनली कॉन्सेप्ट जो आते हैं वो ऊप से आते हैं। ठीक है। तो आप चाहते हो कि आप ग्रो करना चाहते हो, तो आप इसको लाजमी पढ़ो और इसको अंडरस्टैंड करो। ठीक है। हमारे पास टाइम होगा तो हम जरूर इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, इसको इसको भी डिस्कस करेंगे। पर मेन हमारा जो फोकस होगा वो उन्हीं चीजों पे होगा जो आपको एआई के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देन वी हैव एडवांस कॉन्सेप्ट। एडवांस कॉन्सेप्ट जो होता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन जनरेटर एक्सप्रेशंस का होता है, और ये बे इंतहा यूज होता है ये, बे इंतहा। इवन कि आप कोड भी कर रहे हो ना, उसके अंदर भी ये बे इंतहा यूज होता है। ये मेनली जो यूज किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि आपके कोड ऑप्टिमाइजेशन हो सके। कोड ऑप्टिमाइजेशन इज समथिंग कि आपका मतलब फॉर एग्जांपल 4 लाइंस का कोड है, उसको आप कन्वर्ट कर दो सिंगल लाइन में, तो ये उसके लिए मेनली यूज हो रहे होते हैं। ठीक है। लैम्डा फंक्शन इज सेम लाइक दैट। तो वो सारे हायर ऑर्डर फंक्शंस भी हम देखेंगे जो ये बहुत यूज होते हैं, ये हद से ज्यादा यूज हो रहे होते हैं। एरर हैंडलिंग हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल अब हमारे पास एक कोड है जिसके अंदर एरर आने वाला है और हमें पता है, तो उसको कैसे हैंडल करना है। या हम फॉर एग्जांपल ओपन एआई की एपीआई है, उसको यूज करना चाह रहे हैं और उसमें एरर हो सकते हैं, तो वो कैसे हैंडल करेंगे। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे हैंडल करेंगे विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कि भाई ये एग्जाम्पल हो सकती है और इसको हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। ठीक है। फाइल्स के साथ काम करेंगे बिकॉज यू ऑलरेडी नो data science, yeah, AI is totally based on data. If you don't know how to handle that data, if you don't know how to handle that data file, you don't know anything about AI. ठीक है। तो इस वजह से हम फाइल्स के ऊपर भी काम करेंगे और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि म्यूट कर लें अपने आप को। चलो मेरे पीछे आओ। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर म्यूट। अपने आप को म्यूट रखना है तो मुझे ज़्यादा परेशानी ना होता के। सही है। तो यहाँ पे जब आप डेटा के प्रोग्राम कर रहे हो, उस डेटा की फाइल को कैसे एक्सेस करना है, उस डेटा की फाइल को किस तरीके से हैंडल करना है, इवन नॉट डेटा फाइल, जस्ट टेक्स्ट फाइल। फॉर एग्जांपल आपके पास एक टेक्स्ट फाइल है और आप उस टेक्स्ट फाइल को यूटिलाइज करना चाह रहे हो एनएलपी के ऊपर या किसी भी ऑपरेशन के ऊपर, तो उसको कैसे आप यूज करोगे वो सब। अच्छा, ये वाली चीज एक इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज नॉट समथिंग रिलेटेड टू योर एआई, इट्स रिलेटेड टू योर डेवलपर। ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल आप एक डेवलपर हो, ये मेरे साथ रिसेंटली हुआ था जब मैंने अपनी लास्ट जो जॉब शुरू की थी। तो आई वॉज द डेवलपर जो कोड बहुत अच्छा कर लेता है। ठीक है। बट कोड करने का भी एक स्पेसिफिक वे होता है, एक स्पेसिफिक तरीका होता है, जिसको हम कहते हैं परफेक्ट ऑफ द कोड। ठीक है। परफेक्ट कोड लिखना। अब परफेक्ट कोड क्या होता है? परफेक्ट कोड ये होता है वेरिएबल्स सही हों, आपके डेफ फंक्शंस के नेम सही हों, आपका कोड इस टाइप का लिखा हुआ हो कि सामने वाला अगर कोई थर्ड पर्सन भी आ रहा है तो उसको समझ आ सके कि आपने क्या लिखा है, क्यों लिखा है और इसकी नीड क्यों थी। ठीक है। ये सारी चीजें आपको कवर करनी होती हैं, तो उसके लिए हम पाइथन बेस्ट प्रैक्टिसेस देखेंगे। पिप एड, वो एक गाइडलाइन बनाई हुई है पाइथन की तरफ से, जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपने मतलब बेहतरीन से बेहतरीन कोड लिखा हुआ है। तो ये हम बहुत एक कह लो कि ये ज़्यादातर नहीं सिखाया जाता, नहीं पढ़ाया जाता, बट वी विल डू इट बिकॉज हम एक अच्छे डेवलपर, हम एक अच्छे एआई साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, एआई इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो हम कोड भी वैसा करेंगे कि सामने वाला देखे तो उसको लगे कि हाँ, ये एक अच्छे डेवलपर ने लिखा है कोड। ठीक है। फिर हम डीबगिंग देखेंगे। डीबगिंग इज समथिंग, फॉर एग्जांपल आपका कोड है
4 लाइन्स का, या कह लो 15 लाइन्स का या 10 लाइन्स का आपका कोड है, और आपको कोड जो है वो नहीं चल रहा, कहीं एरर शो कर रहा है एंड यू डोंट नो कि वो कहाँ एरर शो कर रहा है, उसको ढूँढने के लिए हम डीबगिंग करते हैं। ठीक है? डीबगिंग हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है, सी प्लस प्लस में भी होती है, जावास्क्रिप्ट में भी होती है, जावा में भी होती है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है। तो हम उस चीज़ को भी यहाँ पे देखेंगे, ठीक है? और टेस्टिंग टेस्टिंग आपकी अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। पहले इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती थी, क्योंकि पहले टेस्टिंग के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था, पहले डेवलपिंग के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस किया जाता था। बट नाउ जो इंडस्ट्री के नॉर्म्स हैं, उसके अंदर टेस्टिंग भी इन्वॉल्व होती जा रही है। अच्छा, टेस्टिंग क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक कोड लिखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 2 का टेबल का कोड लिखा है, ठीक है? अब मैं चाह रही हूँ कि वो 2 का टेबल इस तरीके का हो कि वो 100 तक के 2 के टेबल को जनरेट कर सके, सही। बट आपने जो कोड लिखा है वो तो सिर्फ 10 के लिखा है, 2 टेन्स है, दैट्स इट, उसके बाद वो आगे नहीं चलेगा। ठीक है? सो ये जो एक टेस्टिंग है कि भाई आपका जो कोड है, क्या वो मल्टीपल डायमेंशंस को या वो एक जनरल सिनेरियो को कवर कर सकता है या नहीं कर सकता, उसके लिए हम टेस्टिंग करते हैं। ठीक है? तो उसके लिए यूनिट टेस्टिंग और पाई टेस्ट यूज होता है। पाई टेस्ट इज द, कह लो, इंडस्ट्री नॉर्म, मतलब इंडस्ट्री में बिल्कुल यूज किया जाता है पाई टेस्ट, यूनिट टेस्ट इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता। ठीक है? तो पाई टेस्ट के थ्रू हम चेक करेंगे, और ये बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं होता। फंक्शंस अगर आपको आते होंगे ना, तो आप पाई टेस्ट बहुत आराम से कर लोगे, बहुत मुश्किल आसान है। देन वी हैव numpy। numpy अगर मैं कह लूँ तो लाइब्रेरी है, एआई के में यूज होती है। क्यों यूज होती है? फॉर एग्जांपल आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, एआई के अंदर डेटा होता है, ठीक है? डेटा जो आपका चल रहा होता है, उस डेटा के अंदर रॉ होती है, कॉलम होते हैं, मल्टीपल तरीके का डेटा होता है, ठीक है? उस डेटा को अंडरस्टैंड करना, या उस डेटा को मतलब ये कह लो कि उस डेटा में से इंसाइट को गेट करना, हम वो numpy के थ्रू करते हैं। बट इनसाइट कौन सी इनसाइट? न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन इनसाइट, ठीक है? न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन इनसाइट क्या? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एरे है, और उस एरे का मैं शेप जा रही हूँ, साइज जा रही हूँ, स्लाइसिंग जा रही हूँ, या लेट सपोज मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है? लिस्ट को मैं एक एरे में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। एरे पता है ना क्या होता है? एरे इज वन डायमेंशन, ठीक है? वन डायमेंशन ऑफ द डेटा। डेटा की भी 3 डायमेंशंस होती है, एरे, मैट्रिक्स और टेंसर, ठीक है? तो एरे इज द वन डायमेंशन ऑफ द डेटा, मतलब उसके अंदर सिंगल रो होगी और मल्टीपल कॉलम्स होंगे, ठीक है? तो वो एक एरे कहलाता है, और उस एरे को हम एक्चुअली में यूज करना चाह रहे हैं, उसकी कंप्यूटेशन निकालना चाह रहे हैं, उसके मैनिपुलेशन करना चाह रहे हैं, तो हम ये यूज करते हैं। अच्छा, ये यूज किस सिनेरियो में होता है? ये यूज नंपाई जो ज्यादातर यूज होती है ना, वो इमेजेस के डेटा पे यूज होती है, ठीक है? बिकॉज यू नो कि इमेजेस का जो डेटा होता है वो पिक्सल्स बेस होता है। अब जो पिक्सल्स होते हैं वो बेसिकली रॉ और कॉलम में डिवाइडेड होता है, सही। तो वो जो पिक्सल्स का डेटा होता है ना, उसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, या उसको हम किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसके लिए बेसिकली आपकी नंपाई यूज होती है। ठीक है? तभी आप देखो इसके अंदर मैट्रिक्स है, इसके अंदर टेंजर है, इसके अंदर एरे है, ठीक है? और ये ज्यादातर इमेज के डेटा पे आप बिल्कुल देखोगे कि नंपाई ही यूज यूटिलाइज हो रही होती है ज्यादातर। ठीक है? तो हम ये देखेंगे कि numpy क्यों होती है, उसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है, इंपोर्ट कैसे किया जाता है, एरेस क्या होते हैं, एरेस की इन डायमेंशंस, इंडेक्सिंग, एरे के ऑपरेशंस, ये सब हम देखेंगे। फिर एडवांस टेक्निक्स पे भी हम जाएंगे कि किस तरीके से हम ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, और फिर एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी हमारी होगी। ठीक है? फिर पांडास आ जाएगा, पांडास फॉर डेटा मैनिपुलेशन। पांडास बेसिकली यूज हो रही होती है, यहाँ पे मैं आपको कह सकती हूँ कि पांडास आप अपने डेटा को इस कैपेबल बनाने के लिए यूज करते हो कि उसको एआई के मॉडल्स जो हैं वो यूज कर सकें। ठीक है? अगर मैं आसान अल्फाजों में कहूँ, फॉर एग्जांपल आपके पास एक डेटा सेट है जिसके अंदर जेंडर एक कॉलम है, ठीक है? जेंडर के अंदर मेल है, फीमेल है। अब मेल और फीमेल आपका कैटेगोरिकल डेटा है, ठीक है? मतलब आपके अल्फाबेटिकल डेटा है। अब उस अल्फाबेटिकल डेटा को आप किस तरीके से कन्वर्ट करोगे इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, दिस इज समथिंग डेटा मैनिपुलेशन। ठीक है? या ये कह लो कि आप अपने डेटा को किस तरीके से कन्वर्ट कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ कि वो मॉडल के ऊपर जा सके। फॉर एग्जांपल आपके डेटा में नल वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, उन नल वैल्यूज को किस तरीके से रिप्लेस करना है, उन नल वैल्यूज को किस तरीके के यूटिलाइज करना है, ड्रॉप करना है, नहीं करना है, फिल करना है, क्या करना है, वो सब आप पांडास के थ्रू करते हो। ठीक है? तो जो पांडास है वो बेसिकली आपके डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन, या आपके डेटा को इस कैपेबल बनाना कि उसको मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग या जनरेटिव एआई अंडरस्टैंड कर सके, तो हम पांडास का यूज करते हैं। और पांडास मेन
बहुत 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 यूज होती है, हद से ज्यादा यूज होती है। ठीक है, विदाउट पांडास आप मशीन लर्निंग का कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करोगे। आप कहीं भी कोई भी गिटहब की नोटबुक उठा के देख लो, आप नहीं करोगे विदाउट पांडास। अनटिल एंड अनलेस आपके पास डेटा सेट इस फॉर्म का ना हो कि आप वो डायरेक्टली बिल्कुल क्लियर हो, उसके अंदर कोई मिसिंग वैल्यू नहीं हो, कोई इस तरीके का मिसहैप ना हो जिसकी वजह से मॉडल को परेशानी हो सके, आप वो यूज करोगे तो वहां पांडास ही देखोगे, वरना अदरवाइज हर जगह पे आप पांडास देखोगे। ठीक है, तो उसके अंदर वही सेम चीज हम पांडास को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, फिर डेटा स्ट्रक्चर्स देखेंगे कि किस तरीके के डेटा स्ट्रक्चर्स पांडास में पाए जाते हैं, डेटा फ्रेम होती है, सीरीज होती है, वो हम देखेंगे। डेटा क्लीनिंग का पार्ट और प्री प्रोसेसिंग का पार्ट जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ड्रॉप मिसिंग वैल्यूज होती हैं नहीं होती हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन के टाइप कन्वर्जन हो गया या डेटा टाइप कन्वर्ट करना, वो सब। एग्रीगेशन एग्रीगेशन ग्रुप है जो होता है, वो आपके डेटा को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना होता है ताकि आप उस डेटा को इंफॉर्मेटिव बना सको। उसके लिए हम एग्रीगेशन यूज करते हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे किस तरीके से होता है। टाइम सीरीज एनालिसिस का डेटा होता है, रीसैम्पलिंग होती है, शिफ्टिंग होती है, वो सब हम देखेंगे। डेट डेट टाइम ऑपरेशंस होता है। और फिर एक एक्सरसाइज हम परफॉर्म करेंगे अपने ही पांडास के उसके ऊपर। ठीक है, फोर्थ मॉड्यूल जो आएगा वो डेटा विजुअलाइजेशन का आएगा। विजुअलाइजेशन इज समथिंग जो कि आप अपने डेटा की एक विजुअलाइज क्रिएट करोगे, ग्राफ्स क्रिएट करोगे इन अ सिंपल फॉर्म। ग्राफ्स क्रिएट करोगे, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, स्कैटर ग्राफ, हिस्टोग्राम। बट सिर्फ ड्रॉ नहीं करना होगा। ठीक है, उसके पीछे इंसाइट क्या आ रही है, हम उस पे ज्यादा फोकस करेंगे। ड्रॉ तो कोई भी कर देगा, बट उसके पीछे की इंसाइट या उसको अंडरस्टैंड करना, दिस इज समथिंग जो कि आपको परफॉर्म करना है या आपको करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास पाई चार्ट है तो वो पाई चार्ट क्या डिफाइन कर रहा है, हीट मैप्स है तो हीट मैप्स क्या डिफाइन कर रहे हैं। हीट मैप्स मेरे फेवरेट है, आई डोंट नो व्हाई, बस मुझे हीट मैप्स बहुत अच्छे लगते हैं। अगर मैं आपको हीट मैप्स दिखाऊं तो हीट मैप्स कुछ इस टाइप के होता है। मेरी स्क्रीन आ रही है? जी मैम आ रही है। हाँ, इस टाइप के कुछ हीट मैप्स होते हैं और ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ विजुअली अच्छे होते हैं, ये हमें इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन, आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ये तो बस एक बॉक्स 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 बने हुए हैं और उसके ऊपर कलर हुआ है, बट यू डोंट नो कि ये कलर्स आपको कितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, ये कलर्स हो गए, ये बॉक्सेस हो गए, इनका रिलेशन हो गया, ये सब यहाँ पे डिफाइन हो रहा होता है। तो मुझे हीट मैप्स पर्सनली बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये आपको आपके डेटा के हवाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन विद इन द सिंगल ग्राफ प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, फिर हम ट्रीज वगैरह का भी देखेंगे कि ट्रीज ग्राफ क्या होते हैं, ये सारी चीजें भी, सेविंग का भी देखेंगे। और फिर एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी हम करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक फाइनल प्रोजेक्ट होगा आपका जो कि हैकाथॉन है, जो मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुकी हूँ कि आप लोगों का एट द एंड हैकाथॉन होना इंपॉर्टेंट है। और उस हैकाथॉन के बाद ही आपको एक सर्टिफिकेट असाइन होगा। ठीक है, अच्छा, ये जितना भी हम काम करेंगे ना, ये हम ऐसे नहीं है कि हम खुद से करेंगे, बेसिकली करेंगे खुद से, बट हम इसके पीछे जो हमारे पास अभी के टूल्स अवेलेबल हैं, जो कि अगर मैं बहुत आसान कहूँ, चैट जीपीटी हो गया, क्लाउडी हो गया, और इसके अलावा प्रीप्लेक्सिटी हो गया, ये तमाम टूल्स को हम यूटिलाइज करते हुए करेंगे। ठीक है, उससे हमें क्या होगा कि वो हमें कोड भी करके देंगे, वो हमें कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करेंगे, वो हमें सजेशंस प्रोवाइड करेंगे, वो हमारी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। बट पता है क्या, मैं हर कोई ये कहता है कि यार हमें डेवलपर की नीड नहीं है क्योंकि अब तो चैट जीपीटी इतना अच्छा कोड लिख के दे देता है। ठीक है, हर कोई ये कह रहा होता है। बट मैं आपको बताऊँ, मैंने खुद चैट जीपीटी यूज़ किया हुआ है, मैंने खुद क्लाउड यूज़ किया हुआ है, मैंने खुद कोडियम यूज़ किया हुआ है, मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए हुए हैं। बट वो कोड बेहतरीन लिखता है, लेकिन जो लॉजिक आपने लगानी होती है, ये जो पर्पस होता है वो कोड लिखने का, ये जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाह रहे होते हैं, वो प्रॉब्लम इतने अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते। आपने उस कोड के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस या कुछ ना कुछ ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है, सो दैट आपका जो कोड है या जो एक टूल ने जो कोड लिखा है वो उस पैटर्न पे परफॉर्म करे जिस पैटर्न पे आप चाह रहे हो। ठीक है, तो ये नहीं होता। तो अगर कोई ये कहता है कि डेवलपर की तो नीड ही नहीं है क्योंकि क्लाउडी बहुत अच्छा कोड लिख देता है, फाइन, क्लाउडी बहुत अच्छा कोड लिख देता है, लेकिन हो सकता है वो आपकी बिजनेस लॉजिक ना लिख सके, हो सकता है वो आपकी प्रॉब्लम लॉजिक ना लिख सके, हो सकता है कि वो आपके कोड के अंदर कोई ऐसी मिस्टेक कर रहा हो जिसको सिर्फ एक डेवलपर आइडेंटिफाई कर सके, वो आइडेंटिफाई ना कर सके। ठीक है, तो ऐसा होता है। इन्हीं बेसिस पे हमें डेवलपर की नीड पड़ती है और इसी वजह से हम लोगों ने ये कोर्स निकाला कि भाई ठीक है, आप कोड टूल से लिखवाओ, कोड्स कोई मसला नहीं है, आप उनको यूज करो, आप उनसे सजेशंस दो, आप उनसे सब कुछ करवाओ। बट एट द एंड जो आप कोड लिख रहे हो, वो आपको एक तो समझ आना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट की वजह से मैं ये कोड लिख रहा हूँ, क्या ये कोड उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा।
बस अगर वो ये 2 चीज़ें कर रहा है, दैट्स इट, आप उस कोड को यूटिलाइज़ करो, मुझे कोई मसला नहीं। बट यू शुड नो दैट व्हाट यू राइट, यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग दैट यू राइट इन द कोड। अगर एक फुल स्टॉप लगा रहे हो, तो फुल स्टॉप भी पता होना चाहिए कि क्यों लगा रहे हो, सही है? तो दैट्स द रीज़न। इसके अलावा आप चाहे कोई भी टूल यूज़ करो, चाहे आप किसी भी तरीके की अपनी लर्निंग करो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? सो आई होप इट्स क्लियर टू यू गाइस नाउ कि हम क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, किस तरीके से लेकर चलना है, किस तरीके से लेकर नहीं चलना है। तो अब बताएं, किसी को कोई सवाल है? जी, ये क्लास आपकी फ्राइडे तक होगी। मंडे टू फ्राइडे हम हर हर वीक आएंगे, और हर वीक हम इस क्लास को लेंगे, और हर वीक हर डे पे हम कुछ ना कुछ नया करेंगे। अच्छा, मैं आपको थोड़ी बहुत डिटेलिंग वो भी दे दूँ, अगर किसी ने मेरा मेरा मैम एक सवाल था। जस्ट अ मिनट, मैं आपसे फिर सवाल लेती हूँ, ठीक है? मैं ये बता दूं कि आपको हर फ्राइडे आना है, आपने हर रोज कोड करना है, हर रोज आपको कोई ना कोई असाइनमेंट मिलेगी। असाइनमेंट इज नॉट लाइक कि बहुत बड़ी कोई असाइनमेंट होगी। असाइनमेंट इज लाइक कि आपको कोई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दी जाएगी, एंड यू हैव टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट बाय योरसेल्फ और बाय यूजिंग एनी टूल। इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है? बट ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं किसी बंदे को बोलूं ऑनलाइन इन द क्लास कि भाई आओ स्क्रीन शेयर करो, अपना कोड डिस्क्राइब करो, तो उसको इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो सबके सामने अपना कोड बता सके, ठीक है? डरने की नीड नहीं है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप बोलो भाई मैम तो ये करवा रही है, मैं तो अब क्लास ही नहीं लूंगा। ऐसा नहीं है। क्लास लो, आओ, इससे अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करो, ठीक है? और आपको हर वीकेंड पे एक असाइनमेंट मिलेगा, जिसमें जो भी पिछले वीक में हमने किया हुआ होगा, उससे रिलेटेड असाइनमेंट होगा, वो आपने सब कवर करना होगा। उसको आप सबमिट करोगे मुझे गिटहब पे। मैं क्लासरूम ऑलरेडी बना चुकी हूँ, उस क्लासरूम पे आप मुझे सबमिट करोगे, और उस क्लासरूम के ऊपर आप चाहो तो आप दूसरे के भी असाइनमेंट्स देख सकते हो। हम सब अपने-अपने असाइनमेंट्स इस तरीके से पोस्ट करेंगे कि हम एक-दूसरे के कोड्स को देखेंगे, एक-दूसरे की कोडिंग को देखते हुए एक-दूसरे से ही लर्निंग करेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि भई आमिर भाई बहुत अच्छा लिख रहे हैं, तो सदफ बोल रहे हैं भई ये तो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, मैं तो लिख ही नहीं रही, नहीं। यू कैन गो आमिर भाई और से कि भई मुझे आप समझा दें आपने ये किस तरीके से किया। आप लोग इस तरीके से पेयर-पेयर अपनी कह सकते हो कि पेयर टू पेयर कोलैबोरेशन भी करोगे, ठीक है? इससे क्या होगा, यू विल हैव द एक्सपीरियंस ऑफ टीम बिल्डिंग आल्सो, ठीक है? चौथी चीज कि जब असाइनमेंट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तमाम वीक्स के असाइनमेंट्स हर किसी ने जिसने सबमिट किए हुए होंगे, ही और शी विल बी अलाउड फॉर द हैकाथॉन, ठीक है? अगर किसी ने नहीं किया सब असाइनमेंट सबमिट, तो वो नहीं अलाउ होगा हैकाथॉन के लिए। और जब वो हैकाथॉन के लिए अलाउड हो जाएगा, देन उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और हैकाथॉन जो होगा उसकी डिटेलिंग आपको तभी मिलेगी जब आप एट द एंड सारी असाइनमेंट्स क्लियर करके दोगे, सही है? तो ये हमारा पैटर्न रहेगा। अगर हाँ, और एक और चीज, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होती है, कोई किसी से डिस्कस करना चाहता है, तो आप ये कर सकते हो कि मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है। आप उस ग्रुप के अंदर, डिस्कशन ग्रुप है वो, उसके अंदर आप अपनी क्वेरी डालो, और सिर्फ मैं नहीं, अगर किसी और को भी उसका आंसर आता है, तो वो भी वो आंसर पोस्ट कर सकता है, ठीक है? तो वो ग्रुप रहेगा, उसके अंदर आप अपनी क्वेरीज लिखें और सारी चीजें डिस्कस करें, तो आपको सारे के सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। डरिएगा नहीं, इस कोर्स को ये नहीं समझिएगा कि सिर्फ कोडिंग करनी है, इस कोर्स को आप ये भी समझिएगा कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी करेंगे, आप अपनी टीम बिल्डिंग स्किल्स भी अच्छी करेंगे, आप अपनी कोडिंग स्किल्स भी अच्छी करेंगे, और सॉफ्ट स्किल्स जो मेनली यूटिलाइज होती हैं एआई डेवलपर के लिए, एक एआई इंजीनियर के लिए, आप उसको भी अच्छा करेंगे, ठीक है? तो इस वे में आप इस कोर्स को लेकर चलेंगे, तो कभी भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। जी महफूज साहब, अब आप पूछ सकते हैं सवाल। आप म्यूट पर हैं, अगर आप बोल रहे हैं तो कुछ। मेरी आवाज आ रही है? जी जी मैम, आ रही है, सबको आ रही है। ओके। मेरे ख्याल से फिर मैं बाद में ले लेती हूँ उनका सवाल। क्लासरूम का लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है। लैंगचेन हम नहीं करेंगे आमिर साहब, क्योंकि लैंगचेन, आप ये कह रहे हैं कि लैंगचेन अगर आपने करना है, तो मैं उसके जी, ट्यूटोरियल्स मैं बना ये रही हूँ, पूछना आप चाह रहा यूट्यूब था के जिस थ्रू। जी जी महफूज साहब, आप पूछें, फिर मैं बता देती हूँ।
मेरे ख्याल से वो लेफ्ट हो गया, चले। तो लैंगचेन अगर आप करना चाह रहे हैं आमिर साहब, तो आप, मैं ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर रही हूँ, आप वहाँ से देख लें। यहाँ पे अभी हम लैंगचेन नहीं करेंगे। लैंगचेन के थ्रू जो टूल्स बने हुए हैं उनको हम यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। ओके। नहीं होता। और किसी का कोई सवाल तो नहीं है अब, तो हम आगे बढ़ जाएं। मैं मेरा ये सवाल था, जैसे हमने प्रोजेक्ट बना लिया, उसकी एपीआई डेवलपमेंट के लिए हम कौन सा सर्वर यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे? लाइक फ्लाक्स हो गया हमारे पास एपीआई, फास्ट एपीआई हो गया, जेंगो हो गया। हुँ, हुँ। अच्छा देखो, एपीआई डेवलपमेंट में ना सिर्फ़ ये नहीं होता कि आपको एपीआई डेवलप करनी होती है, ठीक है? एपीआई डेवलपमेंट इज़ समथिंग एल्स। उसके अंदर आपके पास सिक्योरिटी भी आती है, उसके अंदर आपके पास मिडलवेयर्स भी आते हैं, उसके अंदर आपके पास मल्टीपल एप्लीकेशंस भी आती है, उसके अंदर आपके पास डेटाबेस भी आता है, फिर जाके कहीं आपकी एक एपीआई डेवलप होती है, ठीक है? तो अगर आप एपीआई डेवलपमेंट की बात कर रहे हो ना, तो वो अभी हम इस कोर्स के अंदर नहीं देखेंगे। हम वो एट द एंड, अगर हमारे पास टाइम बचता है, एज़ आई ऑलरेडी सेड टू यू गाइस, कि भाई अ, आप अगर हम आगे इस कोर्स को लेकर इस इतने अच्छे तक चले गए कि हमें लगा कि हमें और कंटिन्यू करना चाहिए, तो हम कंटिन्यू करेंगे। तो तब हम देख सकते हैं। लेकिन एपीआई डेवलपमेंट अगर मैं कहूँ, तो इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं आपको 1 दिन के अंदर सिखा दूँगी। ठीक है? तो उसके पीछे मल्टीपल सिनेरियोज़ हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं। बनाना आसान है, मैं ये ज़रूर कहूँगी, एपीआई बनाना बेहद आसान है, हद से ज़्यादा आसान है। लेकिन उसके पीछे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको क्लियर होना बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो क्लियर नहीं होंगे ना आपको, तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आ सकते हो। तो और सबसे ज़्यादा मेन होता है सिक्योरिटी, बिकॉज़ एपीआई तो बना दो, बट उसकी सिक्योरिटी करना इज़ मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। अगर आप वो नहीं करोगे, तो फिर आप फँसोगे बहुत ज़्यादा। ठीक है? और किसी का कोई सवाल अभी तक? नहीं? बस तो हम स्टार्ट कर लें अब? ओके, चलें फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। मेरी स्क्रीन आया तो आप लोगों के सामने, तो बताइएगा। ओके। मेरी स्क्रीन आ रही है आप सबके सामने? मैम। ओके। बेसिक ऑफ पाइथन, सबसे पहले पाइथन पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंस्टॉलमेंट पे भी जाएंगे हम, लेकिन अभी पहले पाइथन समझेंगे, क्यों पाइथन। अच्छा, आपको, आपसे अगर मैं सवाल करूं कि पाइथन ही क्यों, आप लोगों को क्यों लगता है कि हमें सिर्फ पाइथन ही सीखनी चाहिए, तो आप लोगों का क्या जवाब होगा? एआई के अंदर दो ही हैं, एक आर लैंग्वेज है और एक पाइथन है जो यूज हो रही है। तो अगर एआई के अंदर जाना तो पाइथन जो है उसके लिए मस्ट है। और ओके। सेकंड चीज़, एक पाइथन जो है ना वो आर के हम्म। मुकाबले में ज़्यादा इजी है, ओके। इसलिए। और ओके। इसके अंदर इसके एआई अलावा में ज़्यादा इसमें काम भी हुआ हुआ है। मेरा जवाब जितने ये भी होगा कि लाइब्रेरीज पाइथन है। में यहाँ पर लाइब्रेरीज जो हैं उसमें यहाँ पर प्री प्रोसेसिंग आसान होती है, उसका सिंटैक्स भी इजी टू अंडरस्टैंड होता है। बताया कि कोई नया बिगिनर डेवलपर आता है तो उसके लिए इजी टू अंडरस्टैंड होता है। इसके अंदर जितनी भी एआई की लाइब्रेरीज हैं वो हम्म। फास्ट प्रोसेसिंग है, और साथ हम्म। में हम बैकएंड डेवलपमेंट भी कर सकते हैं इसमें। और हम्म। सीरियलम के थ्रू हम ऑटोमेशन भी कर सकते हैं। मतलब पाइथन ऐसी लैंग्वेज जिसके थ्रू हम कंप्लीटली डिफरेंट स्टैक्स के टास्क हम बना सकते हैं। अगर हमने फुल स्टैक पे जाना हो तो बैकएंड डेवलपमेंट हम्म। हमने जेंगो से कर ली, और एआई हम्म। की चीज़ें हमने स्टैक और उससे कर ली, टेंसरफ्लो से या डिफरेंट लाइब्रेरी से थ्रू पाइथन। हम्म। तो इस तरह हम कर हम्म। सकते हैं। ओके। उसके अलावा लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा हैं पाइथन के अंदर अवेलेबल, जो किसी दूसरी लैंग्वेज में नहीं है इतनी। हम्म। ओके। Madam, Python is a default language for AI. ओके। कोई लड़की नहीं है जो जवाब देना चाहे?
वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। यस उमैमा। मिस ये है कि पाइथन हमारे पास एक बहुत वास्ट है, इसमें हम डिफरेंट अप्रोचेस से लाइक लाइब्रेरीज ही यूज करते हुए बहुत ज़्यादा हमारे पास इसमें स्केल ज़्यादा है और इजी टू एक्सेसिबल है। इसमें हम ओके इजी टू अंडरस्टैंड है, ओके ओके तो इसलिए बिगनर लेवल पे भी इसको अंडरस्टैंड करना आसान है एज कम्पेयर ग्रेट टू दूसरी लैंग्वेजेस। ग्रेट। ठीक है मैमा, थैंक यू सो मच। तो आप में से जिसने भी जो आंसर दिया सब ने सही आंसर दिया, सिवाय एक के जिसने बोला था कि पाइथन जो है वो डिफॉल्ट लैंग्वेज है एआई की। पाइथन इज नॉट अ डिफॉल्ट लैंग्वेज फॉर एआई। एआई जो है वो जावास्क्रिप्ट में भी हो सकती है, एआई जो है वो आर लैंग्वेज में भी हो सकती है, एआई जो है वो गो लैंग्वेज में भी हो सकती है, और एआई जो है वो पाइथन में भी हो सकती है। ठीक है, तो एआई मल्टीपल जगहों पे हो सकती है, मल्टीपल तरीके से हो सकती है, बट पाइथन ही क्यों? उसके दो रीजन है। उसके पहला रीजन ये है, जो कि आप में से किसी एक ने ही कहा था, कि पाइथन जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, उसका सिंटेक्स बेहद आसान है, बेहद आसान है। जावा स्क्रिप्ट तो बहुत ही ज्यादा कोई डिफिकल्ट है, टाइप स्क्रिप्ट उससे ज्यादा थोड़ी डिफिकल्ट होती है, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट से ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, जब आप पाइथन की बात करते हो, पाइथन का सिंटेक्स, पाइथन की चीजें दिखने का तरीका और पाइथन का अंडरस्टैंडिंग का वे, वो बेहद आसान है। बिगनर भी अगर कोई कोड देखेगा तो उसको आसानी से ये समझ आएगा कि अच्छा इसमें चल क्या रहा है। ठीक है, तो इस वजह से सबसे पहला तो रीजन ये है कि इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू राइट है, इजी टू यू कैन से इलेबरेट है। ठीक है, सेकेंड रीजन इसका ये है, अब ये कह लो कि रीजन कह लो या ये कह लो कि एक सिनेरियो बन गया, वो ये था कि जब से एआई का स्टार्ट हुआ है, जब से एआई हमारे पास आई है, मैंने एआई अपने 2018 से स्टार्ट किया, तब से पाइथन वो वाहिद लैंग्वेज थी जिसके ऊपर एआई से रिलेटेड बहुत 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 ज़्यादा काम हुआ। मतलब आपको लाइब्रेरीज बहुत आसानी से मिल जाएंगी, आपको फ्रेमवर्क्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे। फ्रेमवर्क्स नॉट फॉर द वेब डेवलपमेंट ओनली, फ्रेमवर्क्स आप किसी के भी ले लो, आप डीप लर्निंग के फ्रेमवर्क्स ले लो, आप मशीन लर्निंग के फ्रेमवर्क्स ले लो, आप एपीआई बिल्डिंग के ले लो, आप गेम डेवलपमेंट के ले लो, आप किसी भी उसके लिए ले लो। ठीक है, वो सारी चीज़ें ना आपको, या ये कह लो कि वो सिनेरियो बना ऐसा ही क्या हुआ कि वो आपको पाइथन पे बहुत आराम से मिल जाती है। इस वजह से अगर आप कभी भी कोई लैंग्वेज यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जावा स्क्रिप्ट की अगर आप एक लैंग्वेज यूज़ करते हो, जावा स्क्रिप्ट के ऊपर अगर आप एआई को परफॉर्म करने की कोशिश करोगे तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रगल टू फाइंडिंग अ करेक्ट एपीआई और करेक्ट लाइब्रेरी। ठीक है, वो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी क्योंकि उसके ऊपर इतना काम नहीं हुआ हुआ। बट हाँ, अगर आप वही चीज़ पाइथन पे करते हो तो पाइथन आपको बहुत 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 ज़्यादा चीज़ें जो है वो आसानी से प्रोवाइड कर देता है। उसके ऊपर बेइंतहा लाइब्रेरीज हैं, ऐसी ऐसी लाइब्रेरीज हैं कि आप कभी सोच भी नहीं सकते कि ये भी लाइब्रेरी हो सकती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाती है पाइथन के ऊपर। सही। अच्छा, इसके अलावा एक आर लैंग्वेज है जो कि बेइंतहा यूज होती है एआई के लिए भी। ठीक है, आर लैंग्वेज का फायदा क्यों होता है? बीच में एक वक्त ऐसा आया था एट 2020 कि आर लैंग्वेज को बहुत ज्यादा प्रेफर किया जा रहा था फॉर द एआई वर्क्स, नॉट पाइथन। ठीक है, उसका रीजन ये था क्योंकि आर लैंग्वेज जो है वो सिक्योर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करी थी। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करती हूँ कि एक वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं, वेरिएबल इज समथिंग, हम आगे जाके देखेंगे कि क्या होगा। लेट सपोज मेरे पास एक वैल्यू है अक्सा, मेरा नाम है अक्सा। ठीक है, अब मैं उसको पाइथन में लिखती हूँ ना, तो वो एक बॉक्स के अंदर जाके सेव हो जाती है। ठीक है, अब मैं उस बॉक्स के अंदर चाहूँ तो दूसरी वैल्यू भी रिप्लेस कर सकती हूँ। ठीक है, एट एनी पॉइंट, उसके अंदर कोई मसला नहीं होगा। लेकिन आर लैंग्वेज ऐसा करने नहीं देती है। आर लैंग्वेज कहती है कि आप ये नहीं कर सकते, आपने बॉक्स के अंदर एक वैल्यू लिख दी है, तो अब आप उसको रिप्लेस करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है? इसी वजह से 2020 में आर लैंग्वेज पे एक बूम आया था कि भाई ये तो एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, तो अपने अपनी हर एक चीज को सिक्योर कर रही है। बट जब उसके ऊपर काम होता गया तो पता चला यार ये तो, इसका तो सिंटेक्स बहुत 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 ऐसा है कि आपको बैठ के समझना पड़ेगा। इजी इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है, इजी टू राइट भी नहीं है। अगर आप आर लैंग्वेज का कभी सिंटेक्स जाके देखो, वो इजी टू राइट नहीं है, वो इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है। इस वजह से आर लैंग्वेज को बीच में ही जब वो स्टार्ट आया, उसकी इम्पोर्टेंस तो देखी गई, साथ साथ जब उसकी ये चीज़ें देखी गई तो उसको बोला गया नहीं भाई, हम पाइथन पे ही रहते हैं और हम पाइथन को ही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये रीज़न, और भी रीज़न हो सकते हैं, ऑब्वियसली आप उसको रीड कीजिएगा कि भाई पाइथन ही क्यों, आर क्यों नहीं, तो वो भी आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं पाइथन के अंदर और आर के अंदर। ठीक है, ओके।
तो पाइथन जो है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होता है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मतलब होती है एक दो तरीके की लैंग्वेज होती है। एक लैंग्वेज ऐसी होती है, जैसे मैं एग्जांपल दूं, जावा स्क्रिप्ट की ले लो आप, या सी प्लस प्लस की आप ले लो, ठीक है। वो क्या करती है, आपको पूरा कोड लिखना होता है, वो उस पूरे कोड को विद इन द वन को चला देगी, ठीक है। मतलब क्या होगा, अगर उस लाइन उस कोड के अंदर एरर भी आ रहा होगा तो वो एरर को शो करेगी और आगे मूव होती चली जाएगी और चलाती जाएगी आपका कोड, ठीक है। लेकिन अगर मैं पाइथन की बात करूं, पाइथन लाइन बाय लाइन आपका कोड रीड करता है। अगर किसी लाइन पे एरर आ गया, वो वहीं पे स्टॉप, ठीक है। ऐसी लैंग्वेज को हम इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहते हैं। वो लाइन बाय लाइन आपका कोड चेक कर रहा है, और लाइन बाय लाइन कोड चेक करने की वजह से उसको कहीं पे भी एरर आया, किसी भी लाइन पे, फॉर एग्जांपल आपका 10 लाइंस का कोड है, 3 लाइन पे आपका एरर आ गया, वो क्या कर देगी, आपको वहीं का वहीं स्टॉप कर देगी। वो आगे की 7 लाइंस रन ही नहीं करेगी, जबकि दूसरी तरफ वो लाइन रन हो जाती, ठीक है। तो इस वजह से पाइथन को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि वो उसी लाइन ऑफ कोड में बंद हो जाता है जहां पे उसका एरर आ जाता है, ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड है, सिंपल है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जब हम काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इसका सिंटैक्स क्यों इजी माना जाता है, क्यों उसको समझा जाता है कि ये सबसे ज्यादा इजी, ठीक है। अब पाइथन के ऊपर बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर भी बन रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, तो वो पाइथन एक सॉफ्टवेयर फाउंडेशन भी आपका हो सकता है, ठीक है। अच्छा, पाइथन इज जनरली यूज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ऑटोमेशन। Also, it used for API development. Also, it used for game development. Also, it used for front end development also. ठीक है, ये थोड़ा सा न्यू होगा, ये मेरे लिए भी न्यू था, बट अब पाइथन के अंदर ऐसी लाइब्रेरीज आ रही हैं जिसके थ्रू आप फ्रंट एंड भी डेवलप कर सकते हो अपना, ठीक है। तो हम जो पाइथन को मेनली देखते हैं वो यही देखते हैं कि भाई ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैंग्वेज है। नो, इट्स नॉट एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मल्टीपल लैंग्वेजेस में हो सकती है, बट पाइथन इज द टूल जिसके थ्रू करने में हमें आसानी हो जाती है, ठीक है। तो पाइथन से आप कुछ एआई भी परफॉर्म कर सकते हो, इवन आप आईओटी, आईओटी नहीं हो सकती, हाँ आईओटी भी हो सकती है, आईओटी भी आप कर सकते हो, क्लाउड कंप्यूटिंग भी आप कर सकते हो, आप ये कह लो कि ऑटोमेशन भी कर सकते हो, आप गेम डेवलप भी कर सकते हो, आप बैकएंड डेवलपर भी बन सकते हो, आप फ्रंट एंड डेवलपर भी बन सकते हो पाइथन के थ्रू। मतलब इतना पाइथन इवॉल्व हो चुकी है, ठीक है। तो आप अगर एक पाइथन सीखते हो तो आपके पास मल्टीपल रास्ते खुल जाते हैं कुछ भी करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप में से किसी को होता है कि नहीं मुझे क्लाउड कंप्यूटेशन पे जाना है, इट्स ओके, एडब्ल्यूएस पाइथन यूज कर रहा है, ठीक है, गूगल पाइथन यूज कर रहा है, amazon पाइथन यूज कर रहा है, यू कैन गो, यू कैन वर्क ऑन इट, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इवन के वहां पे कुछ जगहें ऐसी हैं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर और एडब्ल्यूएस के अंदर जिसमें सिर्फ पाइथन पे ही कोड अवेलेबल है, बाकी किसी और लैंग्वेज में कोड ही नहीं है। तो या गुड, गो अहेड। आईओटी यूज करना है, आर्डिनो है, आर्डिनो पाइथन पे लिख सकते हो, आप आराम से लिख सकते हो, कोई मसला नहीं होगा आपको, कोई एरर नहीं आएगा, कोई इसमें मसला नहीं है आपको। आपके लिए आर्डिनो ने भी पाइथन के कोर्स अवेलेबल किए हुए हैं, आप लिख लो उसके अंदर जाके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करनी है, ठीक है भाई, कोई मसला नहीं, एआई का पूरे की पूरी लाइब्रेरीज आपके पास अवेलेबल है, पूरे पूरे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, टेंसरफ्लो हो गया, लैंगचेन हो गया, केरास हो गया, इसके अलावा साइकिट लर्न हो गया, और कौन से चाहिए, चैट जीपीटी जो इतना बड़ा मॉडल है, जो इतनी बड़ी एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बन गई ओपन एआई की, पूरी की पूरी पाइथन उस पे अवेलेबल है, उसने पूरी पाइथन अवेलेबल की हुई है कि ठीक है एपीआई की यूज करो, ये करो वो करो, ठीक है, गो हेड। आप मतलब पाइथन सिर्फ ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ एक ही डोमेन में यूज कर सकते हो, उसको मल्टीपल डोमेन्स में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इवन एज अ बैकएंड डेवलपर भी आप ये कर सकते हो कि आप पाइथन सीखो, और फिर पाइथन सीखने के बाद फौरन आप वेब डेवलपमेंट या एपीआई डेवलपमेंट में चले जाओ, इट्स ओके, कोई मसला नहीं, आपने पाइथन सीख ली, बस गो अहेड। लेकिन जब आप वेब डेवलपमेंट में जाते हो या बैकएंड डेवलपमेंट जाते हो, तो आपको आपकी क्लासेस के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, क्योंकि बैकएंड विदाउट क्लासेस नहीं डेवलप हो सकती, ठीक है। आपको उसके लिए पता होना चाहिए ऊप्स क्या है, आपको ये पता होना चाहिए मॉड्यूल्स कैसे वर्क करते हैं, फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं, क्लासेस कैसे वर्क करती हैं, जितना भी क्लासेस का कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो हर डोमेन का अपना अपना एक होता है कि भाई इस डोमेन में अगर आप आ रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो वो उस तरीके से आप आगे फॉरवर्ड हो सकते हो। देन हम यहाँ पे किसके लिए करेंगे, हम सिर्फ एआई और मशीन लर्निंग के लिए करेंगे, ठीक है। अगर कोई कहता है नहीं मुझे एआई और मशीन लर्निंग नहीं करनी, गुड, गो अहेड विद बैकएंड लर्निंग, गो अहेड विद आईओटी, गो अहेड विद क्लाउड कंप्यूटिंग, मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है, आप कर सकते हो, ठीक। और ये कोर्स करने के बाद भी आप कर सकते हो, ठीक।
ठीक है, बस कुछ चीजें होंगी जो आपने इंपॉर्टेंटली लर्न करनी होंगी, जो कि उस स्पेसिफिक डोमेन के लिए जरूरी होंगी, वो आप लर्न कर लो एंड देन गो अहेड से। तो हम यहाँ पे जो पाइथन यूज करेंगे वो सिर्फ एआई और मशीन लर्निंग के लिए करेंगे। इतना करेंगे कि हमें ये पता हो कि अब हम एआई के अंदर घुस सकते हैं, अब हम एआई को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एआई के कोड्स को रीड कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताऊं, एक और चीज ये भी होती है, हम अक्सर समझते हैं कि मशीन लर्निंग, या लेट्स सपोज मैं लैंगचेन की बात करती हूँ, लैंगचेन मैंने बहुत ज्यादा यूज किया है वर्ड, और हमारे क्लास में से भी किसी ने किया। लैंगचेन यूज करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर आपको आपका कोड आता है, अगर आपको पाइथन आती है, मैं एक ऐसी क्लास भी रख दूंगी बीच में ही, जिसमें हम ये देख लेंगे कि जब हम पाइथन कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम कुछ भी टॉपिक को कवर नहीं करेंगे, हम सिर्फ लैंगचेन उठाएंगे और उसको करने की कोशिश करेंगे। सही। और उसके अंदर हम देखेंगे क्या हम सिर्फ उस कोड को समझ पा रहे हैं कि वो कोड क्या करे, उसके पीछे के टॉपिक्स क्या हैं, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, वो हम नहीं देखेंगे। कि फॉर एग्जांपल एजेंट्स क्या होते हैं, टूल्स क्या होते हैं, ये हम नहीं देखेंगे। हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो जो कोड हम लिख रहे हैं, जो लैंगचेन को लेते हुए हम कोड लिख रहे हैं, क्या हम उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इसको अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ, देन यू आर गुड टू गो विद द एआई। अब आप डेवलप कर सकते हो। अब आपको किस चीज की नीड है, अब आपको थ्योरी पढ़ने की नीड है। अब आपने कोडिंग वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर दिया, अब आपको कोड की तरफ इतना ज्यादा दिमाग देने की नीड नहीं है जितना आपको उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की नीड है। ठीक है, तो पाइथन अगर आपने अच्छी कर ली, देन आपके पास जो वो एक बड़ा चंक है कोडिंग करने का, वो खुद ब खुद कम हो जाता है। फिर आपको सिर्फ थ्योरी में अपने आप को इंक्रीज करना पड़ता है, थ्योरी में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग के अंदर सुपरवाइज लर्निंग क्या है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या है, ये सारी चीजें आपको कवर करनी होती है। सही। तो फिर वो आप कवर कर लो एंड आप गुड गुड हो भाई, जाओ फिर आप। अच्छा, पाइथन फॉर डेटा साइंस। डेटा साइंस और एआई इंजीनियर में ना थोड़ा डिफरेंस होता है, ये मैं आपको यहाँ पे इसलिए क्लियर कर रही हूँ। और डेटा साइंटिस्ट भी पाइथन यूज कर रहा होता है, और एआई इंजीनियर भी पाइथन यूज कर रहा होता है। अच्छा, डेटा साइंटिस्ट क्या होता है, अगर किसी का बीच में कोई सवाल हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, एक दफा बस मिस बोल देना तो मैं स्टॉप हो जाऊंगी, देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। और अगर किसी को अभी भी कोई सवाल हो तो वो मुझसे भले पूछ ले। ओके, किसी का सवाल नहीं है तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, डेटा साइंस हम बात कर रहे थे, डेटा साइंस और एआई इंजीनियर की। डेटा साइंस के अंदर और एआई इंजीनियर के अंदर डिफरेंस होता है। हमारे यहाँ पे ये समझा जाता है जो एक डेटा साइंटिस्ट है वो एक एआई इंजीनियर भी नहीं, ऐसा नहीं है। डेटा साइंटिस्ट क्या करता है, डेटा साइंटिस्ट मेनली 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 आपके बिजनेस प्रॉब्लम्स और बिजनेस को ग्रो करने और बिजनेस के इंसाइट्स देने में हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, डेटा होता है। किसी को कोई सवाल है? किसी का कोई सवाल है? हाँ मैम। ओके, चलो फॉरवर्ड होता है। ठीक है, डेटा साइंटिस्ट भी वही करता है, लाइक पाइथन यूज करता है, पांडास यूज करता है, numpy यूज करता है, मैटप्लॉटलिब यूज करता है, इवन साइकिट लर्न भी यूज कर रहा होता है, सब यूज कर रहा होता है। ठीक है, बट उसका एंड गोल क्या होता है, वो आपको ये सब यूज करने के बाद आपकी जो बिजनेस को ग्रोथ है, या आपके बिजनेस की जो इंसाइट है जो कि डेटा में छुपी हुई है, वो आपको बताता है। सही है, वो सारी चीजें परफॉर्म करता है। पाइथन भी करता है, pandas भी करता है, विजुअलाइजेशन भी करता है, ग्राफ भी बनाता है, सब कुछ करता है। बट उसका एंड गोल या उसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो ये कहती है कि वो सिर्फ आपको बिजनेस के इंसाइट्स देने में और बिजनेस के इंटेलिजेंस देने में हेल्प करेगी। ठीक है, या करेगा। वेयर जब हम एआई इंजीनियर की बात करते हैं, एआई इंजीनियर कभी भी आपके बिजनेस इंसाइट्स पे बात नहीं करता, वो हमेशा आपके मॉडल बिल्डिंग पे बात करता है। ठीक है, मॉडल बिल्डिंग क्या होती है कि भाई मेरे पास ये डेटा सेट है, अब इस डेटा सेट से मुझे प्रिडिक्शंस करवानी है, अब मैं कैसे ऐसा एल्गोरिथम बनाऊं जिससे वो प्रिडिक्शंस बेहतर से बेहतर हो सके। सही, वो चीज आपकी कौन कर रहा होता है, वो जो एक एल्गोरिथम बनाना जो होता है वो एक एआई इंजीनियर कर रहा होता है। तो ये एक मेन डिफरेंस होता है कि आपका जो डेटा साइंटिस्ट होता है वो कम्प्लीटली डेटा के ऊपर बात कर रहा होता है, और जबकि आपका एआई इंजीनियर जो होता है वो कम्प्लीटली एल्गोरिथम्स के ऊपर काम कर रहा होता है। एल्गोरिथम्स इज समथिंग द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट यू हैव टू परफॉर्म व्हेन यू गेट द डेटा। ठीक है, वो एल्गोरिथम होता है आपका। तो आप वो कर रहे हो। तो आई होप इट्स क्लियर टू यू गाइस कि व्हाट इज डेटा साइंस एंड व्हाट इज एआई। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या होती हैं और ये सब। जी जी। तो मैं तो आपको तो पता है हमारे प्रोजेक्ट का, तो हम लोग आगे जाके
डेटा साइंटिस्ट को परस्यू नहीं कर सकते इतना इजीली, लाइक एआई इंजीनियर हम परस्यू कर सकते हैं ना हमारे प्रोजेक्ट को, अगर आप देखते हैं बताएं तो। उमैमा क्योंकि अगर हम आपके उसमें प्रोजेक्ट हम्म बोलो बोलो। क्योंकि हम उसमें एल्गोरिथम्स अप्लाई कर रहे हैं अपने, लाइक जो अपने हमारे मॉडल्स हैं हम उसमें एल्गोरिथम्स अप्लाई करके उसके इनसाइट्स तो मालूम नहीं कर रहे, बट हम उसको मॉडल बिल्डअप कर रहे हैं एल्गोरिथम्स हम्म लगा लगा के। हम्म तो हम एज तो एन आप एआई, यस। जी आप एआई वाला ही काम कर रहे हो, आप डेटा साइंटिस्ट वाला काम नहीं कर रहे हो। लेकिन आप ये कहो कि मैं डेटा साइंटिस्ट नहीं बन सकता, ये आपके लिए गलत होगा। आप बन सकते हो, क्योंकि आपने बिजनेस इंटेलिजेंस को फिर अंडरस्टैंड करना होता है। ठीक है, ओके मिस। ओके। पाइथन फॉर ऑटोमेशन, आप ऑटोमेशन के टास्क भी परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सबसे आसान ऑटोमेशन होती है ईमेलिंग की। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये कोर्स किया, ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ, ये प्रोग्राम लॉन्च होने के बाद अब मुझे क्या क्या करना था, जिसने रजिस्टर किया है उसको ईमेल फॉरवर्ड करनी थी। ठीक है, वो काम मैं मैनुअली भी कर सकती हूँ, वो काम मैं ऑटोमेशन में भी कर सकती हूँ। मैं पाइथन की स्क्रिप्ट लिखूंगी, उसको रन करूंगी, जितने भी पार्टिसिपेंट्स ने रजिस्टर किया होगा उन सबको ईमेल चली जाएगी। तो ऑटोमेशन का काम ये होता है कि converting your daily task into the script so that when you run that script आपको वो कम परफॉर्म हो जाए। ठीक है, तो ऑटोमेशन में भी यूज हो रही होती है पाइथन। अब ये ऑटोमेशन तो मैंने वो बताई जो मेरी रियल लाइफ सिनेरियो था कि भाई ये मैं काम करना, ये मुझे करना था, इसको मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकती थी। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक और चीज ये भी बता दूं कि जब भी आप कोई काम करो या जब भी आप कोई चीज करने की कोशिश करो, उसको रिलेट करो अपने रियल एग्जाम्पल से, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कर रहे हो, हर किसी की अपनी टू डू लिस्ट होती है, सही। तो आप कोशिश करो कि मैं एक ऐसा बनाऊं प्लेटफॉर्म या एक ऐसा स्क्रिप्ट लिखूं जिसके अंदर मैं अपनी टू डू लिस्ट डाल सकूं। ठीक है, मतलब ऐसा वो काम करो जिसको आप करो तो आपको लगे कि हाँ इससे मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। दूसरों की छोड़ दो, फिलहाल अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो कि अच्छा मेरी ये जो प्रॉब्लम थी ये अब सॉल्व हो रही है, ये मेरा ये जो टास्क था जो मैं मैनुअली जाके लिख रहा होता था वो मैं इससे कर सकता हूँ। तो इस तरीके के अपने रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स को सोचो, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सोचो और फिर उसके ऊपर काम करने की कोशिश करोगे तो ज्यादा सीखोगे। देन इंस्टॉलिंग पाइथन। अच्छा, पाइथन इंस्टॉल करने के दो मेजर वेज होते हैं, एनाकोंडा और पाइथन। ठीक है, अगर आपको पता हो, मुझे नहीं पता पीआईआईसी से या जिससे भी अगर आपने एआई का कोर्स किया हो, वो मेनली एनाकोंडा इंस्टॉल करवाते हैं। ठीक है, उसका रीजन ये होता है कि एनाकोंडा इज आई कैन से अ प्लेटफॉर्म जो कि आपको वो सारी लाइब्रेरीज प्रोवाइड कर देता है जो कि एक एआई डेवलपर के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं या एक डेटा साइंटिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, वो सारी चीजें वो प्रोवाइड कर देता है विद इन द वन प्लेटफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल आपको टेंसर फ्लो यूज करना है। ठीक है, आप एनाकोंडा आपको प्रोवाइड कर देगा, आप उसको यूज कर लो। आपको जुपिटर नोटबुक यूज करना है, एनाकोंडा प्रोवाइड कर देगा, आप उसको यूज कर दो। जुपिटर नोटबुक क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। आपने पाइथन का वीएस कोड यूज करना है, पाइथन चाहिए, सब कुछ अवेलेबल है, कर लो। पांडास चाहिए, अवेलेबल है, कर लो। नमपाई चाहिए, अवेलेबल है, कर लो। अच्छा, अब ऐसा हो गया कि नमपाई, पांडास और ये जो मेन लाइब्रेरीज है ना, जो एक कह लो कि प्री रिक्विस्टिक लाइब्रेरीज हैं, ये पाइथन भी प्रोवाइड करता है। पहले नहीं करता था, पहले पाइथन प्रोवाइड नहीं करता था, पर अब वो भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, वो भी कह रहा है कि भाई मैं खुद ही इंस्टॉल करके, जब तुम मुझे इंस्टॉल करोगे मैं ये सारी लाइब्रेरीज भी इंस्टॉल करके दे दूंगा, अब तुम आराम से इस्तेमाल करो। ठीक है, तो ये दो तरीके से कर सकते हो, दोनों वेज जायज हैं, आपको जो बेस्ट लगे। एनाकोंडा आप तब करना जब आपके पास अच्छे स्पेक्स हो, 64 GB हो, और आई थिंक जनरेशन 5 पे वो नहीं चलता है, अच्छा जनरेशन 7 पे वो बेहतरीन चलता है। तो अगर आपके पास जनरेशन 7 है तो वो बहुत अच्छा चलेगा। जनरेशन 5 होगी तो उसके अंदर वो कभी भी बंद हो जाएगा। ठीक है, वो बार बार बंद होगा और फिर खुलेगा। तो एनाकोंडा अगर आप यूज करना चाहते हो तो जनरेशन 5 के अंदर नहीं यूज करना, जनरेशन 7 के ऊपर यूज करना, और 64 GB आपके पास होना चाहिए। ठीक है, पाइथन तो आप किसी भी उसमें यूज कर लो, कोई मसला नहीं होता। ठीक है, पाइथन और एनाकोंडा का डिफरेंस क्लियर है या किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ ले। मिस गूगल कोलैब यूज कर सकते हैं अगर सिस्टम यस अच्छा नहीं हो? यस मैं गूगल लैब अभी तक यूज कर रही होती हूँ भाई। मुझे नहीं अच्छा लगता लोकल काम करना। मुझे लोकल का मतलब ये होता है कि आप अपने पर्सनल पीसी पे काम कर रहे हो।
ठीक है। लोकल इज नॉट समथिंग लाइक भाई वो वाला लोकल नहीं, पाकिस्तानी वाला लोकल नहीं। लोकल इज समथिंग के जो मैं कहूँ कि भाई मुझे अपने पर्सनल सीवी पे काम करना है। अब आप अगर एआई डेवलपमेंट साइड पे आ ही गए हो तो ये चीजें आप समझ रहे हो। लोकल का जब भी आप वर्ड सुनो किसी भी डेवलपर से तो समझ जाना कि वो ये कह रहा है कि उसने अपने पीसी पे काम किया है, ठीक है। लेकिन जब आप प्रोडक्शन का वर्ड सुनो या डेवलपमेंट का वर्ड सुनो, डेवलपमेंट नहीं प्रोडक्शन का वर्ड सुनो और क्लाउड का वर्ड सुनो, तो आप समझ जाओ कि इसने वो काम कहाँ पे किया हुआ है, ऐसी जगह पे किया हुआ है जहाँ पे वो पब्लिक है, ठीक है। तो ये दो चीजें आप याद रखना। मैं ज्यादातर कोलैब ही यूज कर रही होती और हूँ जी। मैम एक क्वेश्चन ये भी था कि मशीन लर्निंग जो बेसिक्स है, सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम्स, क्या ये भी हम्म, पढ़ना लाजमी है एआई के लिए? हाँ एआई के लिए ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आपको ये नहीं भले पता हो कि मशीन लर्निंग काम कैसे करती है, बट आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स क्या है, जैसे सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, ये सब आपको पता होना इंपॉर्टेंट है। और इनके एल्गोरिथम्स जो मॉडल्स हैं वो भी? देखो रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन, अच्छा मैं ये बता दूं कि ये पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। ये पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही कॉन्सेप्ट्स आपके डीप लर्निंग में भी आ रहे होते हैं, ठीक है। जब आप डीप लर्निंग पे काम कर रहे होते हो तो वहां पे आप मशीन लर्निंग के मॉडल्स को यूज नहीं करते। मशीन लर्निंग के मॉडल्स में लीनियर रिग्रेशन आता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन आता है, रिज रिग्रेशन आता है, रैंडम फॉरेस्ट आता है, डिसीजन ट्री आता है, और कौन सा आता है, और भी मल्टीपल्स आते हैं, ठीक है। और इन सब के अपने अपने मकसद होते हैं यूज करने के। ऐसा नहीं है कि आप हर उस पे यूज कर सकते हो उसको, नहीं, इसके अपने अपने मकसद होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि नहीं मैं तो काम ही डीप लर्निंग में करना चाह रहा हूँ, तो यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज एल्गोरिथम्स, राइट। हो सकता है आपको लीनियर रिग्रेशन अंडरस्टैंड करना पड़े बिकॉज वो बेसिक है आपके न्यूरल नेटवर्क की, वो आपको अंडरस्टैंड करना पड़े, दैट्स इट। इसके अलावा मजीद एल्गोरिथम्स रीड करने की, अंडरस्टैंड करने की नीड नहीं है आपको। हाँ, अगर आप मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना चाहते हो, आप कह रहे हो नहीं मुझे डीप लर्निंग नहीं सीखनी, मुझे डीप लर्निंग पे काम नहीं करना, मुझे सिर्फ मशीन लर्निंग पे काम करना है, देन यू हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड ऑल दीज एल्गोरिथम्स, ठीक है भाई। ओके मैम, थैंक यू। ओके, सो नाउ अच्छा एनाकोंडा पाइथन क्लियर हो गया। अब हम इसको इंस्टॉलेशन देख लेते हैं। एनाकोंडा इंस्टॉलेशन के लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा एनाकोंडा डाउनलोड, खुद ही आ जाता है, ठीक है। और यहाँ से आप एनाकोंडा इसको खोल लो। अच्छा एनाकोंडा को इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना होता है, उसका नेविगेटर खुलता है। कभी भी आप एनाकोंडा को लिखोगे ना यहाँ पे तो उसका नेविगेटर है, सही। आप यहाँ पे ईमेल देना, सबमिट करना, और वो आपको डिस्ट्रीब्यूशन आपकी ईमेल पे दे देंगे, आप कर लो। और यहाँ से फ्री डाउनलोड भी आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। यही पेज है तो आप यहाँ से डायरेक्टली, अच्छा ये इन्होंने अब चेंज कर दिया। पहले क्या होता था, वो लोग हम लोग को एक स्क्रीन प्रोवाइड कर देते थे, जैसे आप पाइथन, जैसे हम पाइथन का करते हैं, पाइथन का अगर हम इंस्टॉल करते हैं वो डाउनलोड प्रोवाइड कर देते हैं, सिमिलरली एनाकोंडा भी अब डाउनलोड प्रोवाइड कर देता है। बट अब एनाकोंडा के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं, जैसे ये क्लाउड नोटबुक्स, नेविगेटर, और ये सारी चीज़ें आ गई हैं। तो इस वजह से अब वो क्या करता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है आपकी ईमेल पे। तो आप यहाँ पे ईमेल लिखो और सबमिट करोगे तो यू विल गेट एन डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन यू कैन डाउनलोड इट। मैं ये प्रेफर नहीं करती, उसके रीज़न है क्योंकि देखिए एनाकोंडा आपको बहुत हाई स्पेक पे चाहिए होता है, ठीक है। वो लो स्पेक पे नहीं चलता, क्योंकि अब आप खुद ही देख लो ना, वो कह रहा है कि मैं आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो आपके बहुत लो स्पेक पे भी वो चल जाए, उसके लिए बहुत हाई स्पेक चाहिए होता है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है कि काफी सारे मैंने देखे हैं स्टूडेंट्स जो सिर्फ एनाकोंडा ना इंस्टॉल होने की वजह से डीमोटिवेट हो जाते हैं, और डीमोटिवेट होने की वजह से वो लर्निंग ही नहीं कर पाते आगे, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा एनाकोंडा ही नहीं चल रहा, ठीक है। इट्स ओके अगर आपका एनाकोंडा नहीं चल रहा, आपके पास मल्टीपल वेज हैं, आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है। एक वे आपका क्या होता है, आप पाइथन से पाइथन इंस्टॉल कर लो, python.org, ठीक है। मैं पर्सनली ये प्रेफर करती हूँ, अगर आप में से कोई चाहता नहीं मुझे तो एनाकोंडा पे काम करना है तो गो अहेड, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली ये प्रेफर करती हूँ। आप डाउनलोड पे जाओ, ठीक है। अच्छा डाउनलोड पे आके एक तो ये होता है कि आपका लेटेस्ट वर्जन होगा ना, वो डाउनलोड कर लो, सही, जो अभी लेटेस्ट आया होगा और स्टेबल वर्जन होगा, आप वो डाउनलोड कर लो। अदरवाइज आपके पास एक लिस्ट निकलती है पूरी, अ, ये रही रिलीज शेड्यूल विंडोज की, देखें यहाँ पे आपके पास, आपको यहाँ से पता चल रहा है 3.12.8। मैं प्रिफर स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि आप ये वाली चीज़ अगर समझ जाओगे ना, तो आपको कभी भी ज़िंदगी में मसला नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि देखो पाइथन के वर्जन्स हर थोड़े दिन में नए आते हैं। 3.14 आ चुका है, सही। अब आया हुआ है 3.18, 12 भी है, 3.13 भी है, 3.11 भी है, 3.10 भी है, 3.9 भी है। अब क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने कोई 2 साल पहले एक एप्लीकेशन क्रिएट की थी, जो कि 3.7 पे थी, सही। अब मेरे पास, अगर अब मैं 2 साल बाद उसी एप्लीकेशन को रन करने जाऊँगी, तो मेरे पास तो पाइथन अब 3.12 हो गई है। मुझे तो वो एप्लीकेशन रन ही होकर नहीं देगी, क्योंकि वो कहेगी, "भई आपका तो पाइथन का स्पेक ही कंप्लीट नहीं है, आपका तो पाइथन के स्पेक में ही मसला है। हम तो ये एप्लीकेशन रन नहीं कर सकते। इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए हमें 3.7 चाहिए, या 3.9 से लेस चाहिए, या 3.9 चाहिए।" ठीक है? वो इस तरीके की खुद ही एरर शो कर देता है। ठीक? तो फिर आप क्या करोगे? आप इस ही पेज पे आओगे, आप सर्च करोगे 3.7, ये 3.10, 13 आ गया, ये 3.12 आ गया, ये 3.11 आ गया, 10, 12, 9, 8, 12, 12, इस तरीके से आप सर्च करते जाओगे। देखो, कहीं ना कहीं आपको 3.7 मिलेगी। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। अब ये आपके उसके ऊपर है, आप कौन सी इंस्टॉल करने वाले हो, या आपको कौन सी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आएगी इन फ्यूचर आपको। अब आ गया ये 3.11, 3.7, ये देखें 3.7 आ गया, लेकिन इसकी कोई वो नहीं दी हुई। 3.10, 3.9, 3.8, 3.11। ठीक है, अगेन मतलब ये वो सारी चीजें जो कि आप यूज कर सकते हो। देखो इन्होंने लिखा हुआ है कैन नॉट बी यूज ऑन विंडोज 7 और अर्लियर। लेट्स सपोज ये 3.8 है, ये रही 3.7, नो फाइल्स फॉर दिस रिलीज, कोई फाइल चेंज नहीं हुई इस रिलीज के लिए। ठीक है, अच्छा मेन बात ये है कि जब आप 3.10, लेट्स सपोज ये 3.10 है, इसके अंदर देखो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। ये 64 बिट है, ये 32 बिट है, और अगर आप चेक करो तो आपको हर एक उसके नीचे दिख रहा होगा। जब भी कोई अपडेट आई है ना एक नई, उसके नीचे 3.10.9 में अपडेट आई है ना, तो भी उसका डाउनलोड का वर्जन दिख रहा होगा। ठीक है, तो अगर कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आए जिसमें आपको ये बोला जाए, या आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो कोड है वो 3.11 पे नहीं है, 3.7 पर है, या 3.9 पर है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस पेज पे आओ, सिर्फ यहाँ पे सर्च करो 3.10 और 3.7। जब आपको मिल जाए, उसका ये विंडो इंस्टॉलर होगा, इसको इंस्टॉल कर लो। अच्छा, इंस्टॉल करना है, इस पे क्लिक करो। मैं 3.10 कह रही हूँ इंस्टॉल करने के लिए। ये देखो, ये खुद ही डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये खुद ही डाउनलोड हो जाएगा। सही। अब ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये आपके स्पेसिफिक वर्जन्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। वर्जन्स को क्लियर करना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि अगर आप कभी किसी के काम को लेते हो, उसका काम एक पाइथन की ऐसे वर्जन पे डिपेंडेंट है जो आपके पास नहीं है, तो आप परेशान ना हो, आप इस तरीके से आराम से अपनी चीजें इंस्टॉल कर लो। सही है, क्लियर है यहाँ अच्छा तक? अगर मैम, किसी को कोई मसला है तो मुझे बताएं। मैम एक क्वेश्चन था। मिसाल के तौर पे मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की है और मेरे पास एक हम्म, प्रोग्राम है सिंपली, तो मुझे कैसे हम्म। पता चलेगा कि ये कौन से वर्जन के अंदर बना हुआ है? वो उस टाइम जो उस सिस्टम के ऊपर वर्जन इंस्टॉल होगा वहां से पता चलेगा, या कैसे होगा? अच्छा, उस सिस्टम के ऊपर क्या होता है, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी की एक फाइल होती है। आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन आप ज्वाइन करो और आपको आपके अ, अम, क्या कह रही थी, हाँ, आपको आपके स्पेक्स के बारे में या आपको आपके वर्जन्स के बारे में ना बताया जाए। वो लाजमी बताते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना बताएं। अगर वो नहीं बता रहे तो आपको पूछना पड़ेगा कि भाई मुझे कौन से वर्जन पे इसको इंस्टॉल करना है। ये होता है। ठीक हो ठीक है, गया। मोहम्मद जावेद, आपके भी सवाल का जवाब मिल गया। और अगर वो नहीं बता रहे ना, तो मैं आपको एक बात बताऊं, आप जब एप्लीकेशन को रन करने जाओगे या आप उस कोड को रन करने जाओगे, वो एप्लीकेशन को, तो वो रन ही नहीं होगी। वो आपको खुद ही एरर दे देगी कि भाई मुझे इसके ऊपर नहीं चला। जैसे मैं अभी रिसेंट की एग्जांपल देती हूँ। मैंने जेंगो के ऊपर एक एप्लीकेशन क्रिएट की थी लास्ट 2 years बैक, और अब मैं उस एप्लीकेशन को 3.12 के ऊपर चलाती हूँ ना, वो एप्लीकेशन रन ही नहीं होती, क्योंकि वो कहती है कि 3.9 पर है, आपको 3.9, 3.9, 3.7 या 3.9 के बीच के अंदर किसी को भी इंस्टॉल करना होगा और आप वो एप्लीकेशन रन कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है, और इसमें कोई मतलब वो बात नहीं है। और ये क्यों नहीं होगा? लेट्स सपोज आप आज के दिन, अब मैं आपको बोलूँ, लेट्स सपोज मैं आपको कह रही हूँ, आप आए, आप न्यू बंदे हो, आप बिल्कुल बिगनर हो, या आप आज के दिन कोड लिखना शुरू कर रहे हो। आप डाउनलोड्स पे आपने डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर लिया। आपने कौन सा वर्जन डाउनलोड कर लिया? 3.13 वर्जन डाउनलोड कर लिया। सही है, अब आप कोड लिख रहे हो, लिख रहे हो, लिख रहे हो, लिख रहे हो, लिख रहे हो। आपने पूरी की पूरी एप्लीकेशन बना दिया, आपने पूरा का पूरा बैकएंड बना दिया। ठीक है, गुड है। 2 साल बाद आपको पता चल रहा है 3.16 आया हुआ है।
अब वो 3.16 जो नया आने वाला बंदा है, वो तो 3.16 का है, बट आपकी एप्लीकेशन तो 3.13 की है, नहीं चलेगी। तो इसलिए हम लोग को ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, बट ये आप आराम से यहाँ से देखोगे तो आपको पता चल जाता है। ठीक है? ये मैंने इसीलिए यहाँ पे डिफाइन किया कि आप ये वाला पेज आप अगर समझ जाते हो ना, तो आसानी हो जाती है आपके लिए। ठीक है? मिस मिस अगर हम पुराने हुँ। वर्जन पे आ जाते हैं, तो अगर न्यू फीचर्स आए हुए हैं किसी नए वर्जन में, तो वो हम एक्सेस किस तरह कर सकेंगे? अगर आप पुराने वर्ज़न पे आते हो और न्यू वर्ज़न के फीचर्स हैं, तो वो न्यू वर्ज़न पे ही एक्सेसिबल होंगे। हाँ, तो हमारी ऐप जो है वो पुराने वर्जन पे थी, हमें हुँ। उसे चलाने के लिए हमें पुराना वर्जन हमने डाउनलोड किया, लेकिन हम हाँ, नए फीचर्स पे किस तरह ऐड करेंगे? आप नहीं कर सकते, मैं यही तो कह रही हूँ। आपको वही पुराने फीचर्स के साथ ही काम करना होगा। आप नई अच्छा। फीचर वाली ऐप डाउनलोड करोगे, तो आप वो न्यू फीचर्स को ऐड कर सकते हो। या ज़्यादातर पता है क्या होता है, मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर कोई नया फीचर आता है ना, ठीक है? तो वो कोशिश करते हैं कि वो पुराने वाले फीचर्स के अंदर भी वो चीज़ ऐड कर दें, ज़्यादातर। कोशिश होती है उनकी। लेकिन अगर वो नहीं करते तो वो डिफाइन कर देते हैं पहले कि भाई ये वाला फीचर आप इस वाले वर्ज़न के अंदर यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक हो गया मैम, थैंक यू। ठीक है? ओके, तो मैं आपको दिखा रही थी अपना डाउनलोड्स के अंदर, मैं देख लेती हूँ मुझे अगर पाइथन का वर्ज़न मिल जाता है तो ये चलिए मैं इसी को ही डाउनलोड कर लेती हूँ, तो आपको पता चल जाएगा डायरेक्टली। ठीक है? अब आप लोग ये वाला वर्ज़न डाउनलोड कर लें, मैंने वो वाला कैंसल कर दिया था। ये डाउनलोड होगा, EXE की फाइल होगी, ये याद रखिएगा। अगर आप विंडोज़ पे हैं तो EXE की फाइल होगी, और अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो मैक पे आप यहाँ से मैक ओएस पे जाके इसको चेंज कर लीजिएगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है? अच्छा, तब तक हम जुपिटर नोटबुक देख लेते हैं या कोलैब देख लेते हैं, जिसके बारे में बात कर रहे थे। जुपिटर नोटबुक और कोलैब मैं आपको दिखाऊँ तो कोलैब इज़ द ईज़िएस्ट वे टू डू योर वर्क। ईज़िएस्ट, मैं आज भी इसी को यूज़ कर रही होती हूँ। मैं बहुत कम, मतलब मशीन लर्निंग का काम करना हो या एआई का काम करना हो, तो मैं बहुत कम एनाकोंडा यूज़ करती हूँ। मेरे पास एनाकोंडा है ही नहीं। मैंने लिटरली नहीं रखा हुआ एनाकोंडा। और ना ये कह लो कि मैं वीएस कोड पे इतना ज़्यादा कर रही हूँ। तो वीएस कोड पे मैं तब करती हूँ जब मुझे कोई ऐप एपीआई क्रिएट करनी हो, मुझे फ्रंट एंड क्रिएट करना हो, तो मैं वीएस कोड पे काम करती हूँ। ठीक है? लेकिन मैं ज़्यादातर जब एआई का काम करना होता है तो मैं कोलैब यूज़ कर रही होती हूँ। कोलैब सबसे ज़्यादा आसान है। वेट, ये ओपन हो जाए तो मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। तब तक हमारा ये भी, ये देखें, मैं ओपन न्यू फाइल करती हूँ। या अच्छा, इसकी एक बात ये भी है कि ये आपके ड्राइव पे खुलता है, सही? तो अगर आपके पास लाइट चली जाए, या आपके पास आपका लैपटॉप बंद हो जाए, या कोई एक आपका भाई-बहन आ गया छोटा, उसने आपका प्लग निकाल दिया, इट्स ओके, ये ऑटो सेव है। आपका कोड कहीं नहीं जाएगा, आपका कोड यहीं रहेगा। ठीक है? सबसे पहला बेनिफिट तो मुझे ये होता है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हमारे पास लाइटें बहुत जाती हैं और वो कभी भी चली जाती हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये होता है हमारे पास। या बैटरी चली जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये हमारे पास बेनिफिट होता है इसका। तो ये क्लाउड पे जाके सेव होता है, आपको ड्राइव पे जाएँगे आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप नेम चेंज करते हैं अपनी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे फर्स्ट क्लास, ठीक है? यहाँ से अब आपको पता चल जाएगा। अब आप अपनी ड्राइव पे जाएँ, ड्राइव पे जाके फर्स्ट क्लास डॉट IPYNB लिख दें, आपको मिल जाएगी। ठीक है? IPYNB इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द जुपिटर नोटबुक। ठीक है? ये अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, ये जो यूआई आपको दिख रहा है, ये जुपिटर नोटबुक का यूआई है। सही? जुपिटर नोटबुक क्या है? जुपिटर नोटबुक आपको सेल प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आप कोई भी कोड कर सकते हो। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूं पाइथन का पहला कोड, हेलो वर्ल्ड। ठीक है? अब बस मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको लिखा और शिफ्ट एंटर किया, ये कोड रन हो जाएगा। ये यहाँ से कनेक्ट होगा, जैसे ये कनेक्ट होगा ये कोड हमारे यहाँ पे रन हो जाएगा। ये क्या करता है, ये यहाँ पे आपके कनेक्ट करता है आपके सीपीयू से, आपके जीपीयू से, आपके टीपीयू से, इवन टीपीयू से भी कनेक्ट हो सकता है। आप यहाँ पे जाओगे, चेंज करोगे रन टाइम, जीपीयू, टीपीयू, और ये भी सारे होता है। ठीक है? अगर आप अपग्रेड करोगे तो ये सब भी आपको मिल जाएगा। ठीक है? बाकी फ्री में तो आपको ये 3 मिल रहे होते हैं। ठीक? तो ये जो रन टाइम होता है ना, अच्छा यहाँ पे पाइथन के अलावा आर का भी रन टाइम है, आप आर भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है? तो ये जैसे ही कनेक्ट होगा आपके उससे, ये देखें मेरा कोड रन हो गया। सही? तो एआई और एमएल के अंदर
मेनली काम आपका इससे होता है। इवन कि आप यूनिवर्सिटी में चले जाएं, आप कोई एमएस कर रहे हो, आप बीएस कर रहे हो, आप कोई इंस्टीट्यूट में लर्न कर रहे हो, आप कहीं पे भी लर्न कर रहे हो, आपको वो सारा का सारा कोड जुपिटर नोटबुक पे लाजमी करवाएंगे, बिकॉज ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ठीक है, काम करने का। लेकिन अगर आप पाइथन डेवलपर हो और आप अपने आप को एक डेवलपर कहते हो, तो यू मस्ट नो कि पाइथन को विदाउट जुपिटर नोटबुक की किस तरीके से यूज किया जाता है। हम दोनों वेज में करेंगे, जो आपको आसान लगे आप उस वे में करो, मुझे कोई मसला नहीं। आप चाहो तो आप नोटबुक के थ्रू कर लो, आप चाहो तो आप डायरेक्ट पाइथन को यूज करके कर लो, मुझे कोई मसला नहीं। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया इसका हवाला। इसको और भी ज्यादा हम देखेंगे जब हम इसके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि हम इसी के ऊपर काम करेंगे ज्यादातर। अच्छा, यहाँ पे देखिए मेरा पाइथन 3.13 जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। ठीक, अगर मैं आपको अपना सीएमडी रन करके दिखाऊं, सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट होता है, ठीक है, मेरे पास पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं पाइथन माइनस माइनस वर्जन करूंगी, तो मेरे पास देखें लिखा हुआ है 3.12। सही है। अब आप लोग क्या करो, आप सब अपना अगर सब अपने लैपटॉप पर हो तो जाके कमांड प्रॉम्प्ट लिखो सर्च के अंदर, और इसी तरीके से पाइथन माइनस माइनस वर्जन लिखो और मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है। अच्छा, आसान तरीका भी बता देती हूँ कि अब अगर किसी को मेरे साथ काम करना हो तो इस विंडो को छोटा कर दो, यहाँ पे कोने पे ले आओ और यहाँ से दूसरी विंडो ओपन कर लो, तो वो भी आपका काम होता चला जाएगा। तो आप मेरा कोड, मेरी स्क्रीन भी देख सकते हो और अपना काम भी कर सकते हो। ठीक है, सब जल्दी जल्दी करें, अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएं और लिखें पाइथन माइनस माइनस वर्जन। पाइथन पॉइंट एग्जैक्टली आपके पास ऑलरेडी है, पाइथन 11.5। या वी विल डेफिनेटली गो विद द कोलैब। एग्जैक्टली खान, ये जो इन्होंने खान ने जो मैसेज किया है, पाइथन वाज नॉट फाउंड, रन विदाउट आर्ग्यूमेंट टू इंस्टॉल फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। ये जो आपके पास है ना, ये अगर आपके पास आ रहा है, इसका मतलब आपके पास आपके पीसी में पाइथन इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, अगर किसी के पास वर्जन आ रहा है, दैट्स मीन उनके पीसी में पाइथन इंस्टॉल्ड है। ठीक, तो पाइथन अगर इंस्टॉल नहीं होगी तो आपके पास ये एरर आएगा जो कि खान साहब ने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये एरर आपका जाना चाहिए खान साहब और आमिर साहब, जब आप अपने पाइथन को इंस्टॉल कर लेंगे। ज्यादातर ने पाइथन इंस्टॉल कर ली है, अब हम देख लेते हैं पाइथन को इंस्टॉल कैसे करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ से जब exe फाइल आ जाए इसको ओपन करें, इसको ओपन करेंगे, इस तरीके की स्क्रीन आपके पास आएगी। ठीक है, अच्छा, ये स्क्रीन आए, उसके बाद फौरन ये वाली जो चीज है ना, एड python.exe टू पाथ, ये आपने लाजमी करना है। ठीक है, फिर से सुन लें, जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे उसके बाद आपके पास जो फाइल आएगी उस फाइल को आप क्लिक करेंगे, उस फाइल के बाद ये वाली स्क्रीन आपके पास ओपन होगी। इस स्क्रीन के ऊपर ये एड python.exe टू पाथ आपने लाजमी करना है। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि ये जो पाइथन है वो अब आपके पीसी में कहीं से भी एक्सेसिबल है। ठीक है, अगर आप ये नहीं करते तो इसको एक्सेस करने के लिए आपको उस पाथ पे जाना होगा जहाँ पे ये इंस्टॉल है। लेकिन अगर आप इसको कर लेते हो तो इसका मतलब आप पूरे पीसी में इसको कहीं पे भी एक्सेसिबल कर सकते हो। ठीक है, और ये जो लाइन है ये आप कभी भी कोई भी लाइब्रेरी या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या एनाकोंडा या डेटाबेस, कुछ भी जब भी आप इंस्टॉल करते हो, इवन गिटहब भी इंस्टॉल करते हो, तब भी वो आपसे कहता है कि आप इसको क्लिक कर दो, सो दैट यू विल हैव द एक्सेस ऑफ इट इन द ऑल द पीसी। किसी भी जगह पे चले जाओ आपके पास एक्सेस होगा। ठीक है, और कस्टमाइज इंस्टॉलेशन के बजाय इंस्टॉल नाउ पे चले जाओ और उसको क्लिक कर दो। ठीक है, जैसे ही क्लिक करोगे वो आपसे यस की मांगेगा, उसको यस कर दो और वो आपकी इंस्टॉलेशन करवा देगा। मैं इंस्टॉलेशन इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 3.12 हुई हुई है, तो आई डोंट नीड इट, बट आप लोग अभी अभी करो इसको इंस्टॉल। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन आती है तो मुझसे बात करें फिर। काफी सारे लोगों के पास अवेलेबल है।
नहीं नहीं मोहम्मद मुनीब, अभी पाइथन को अपडेट करने की नीड नहीं है। आपके पास कौन सा वर्जन है? 3.11 या इट्स ओके। मैम ये सब कर लें कस्टमाइज तो मुझे कस्टमाइज इंस्टॉलेशन करनी है या नहीं नहीं इंस्टॉल नहीं नाउ? नहीं नहीं नहीं, इंस्टॉल नाउ। हो जाए तो मुझे बताएं फिर। मैम, एआई के अंदर हम किसी स्पेसिफिक डोमेन की तरफ जाएंगे, जिस तरह जनरेटिव एआई होगी या फिर जनरल? एआई के अंदर हम जो स्पेसिफिक डोमेन नहीं देखेंगे, बट एआई के अंदर हम वो वाले टॉपिक जरूर देखेंगे जो कि जनरल जनरल टॉपिक्स है, जो हर डोमेन के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक ओके है। मैम। वीएस कोड फास्ट है। वीएस कोड पता है एनाकोंडा, आप अगर यूज करना चाह रहे हो ना, मैं फास्ट के हवाले से बात नहीं करूंगी, मैं ये बात करूंगी कि इसके अपने अपने फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। एनाकोंडा कम्प्लीटली 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 आपको हेल्प करता है एआई और मशीन लर्निंग के टास्क परफॉर्म करने में। ठीक है। जबकि वीएस कोड इज जनरल, आप उसके अंदर सी प्लस प्लस भी कर सकते हो, आप उसके अंदर जावा स्क्रिप्ट कर सकते हो, आप उसके अंदर टाइप स्क्रिप्ट कर सकते हो, आप उसके अंदर जो लैंग्वेज पे काम करना चाहो आप वो कर सकते हो। इवन आप डॉकर यूज कर सकते हो, आप गिटहब यूज कर सकते हो, आप उसके अंदर AWS को यूज कर सकते हो, आप इसके अंदर अमेजोन कह रही हूँ सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट का जो होता है वो यूज कर सकते हो, मतलब मल्टीपल चीजें आप यूज कर सकते हो वीएस कोड के अंदर। तो इस वजह से ज्यादातर जो डेवलपर्स होते हैं वो वीएस कोड को देते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सटेंशंस आपको प्रोवाइड करता है। जी, इस क्लास की अवेलेबल होंगी। वालेकुम अस्सलाम इंजीनियर आमिर नवाज। लेकिन यूट्यूब के अवेलेबल होने के बाद लाइव सेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंस्टॉल हुआ? इंस्टॉल हुआ किसी के पास, या एरर आ रहा है किसी के पास? ओके शाहिद साहब, आपके पास ऑलरेडी है। तो जिनके पास ऑलरेडी पाइथन है, क्या उनको ऑलरेडी पाइथन आती है? Setup was successful. Then close it. या क्लोज इट, और नाउ आप जाएं सीएमडी पे, और वहां पे जाके अगेन पाइथन पाइथन माइनस वर्जन लिखे, पाइथन माइनस माइनस वर्जन लिखे, आपको Okay. मिलना चाहिए। अच्छा, सीएमडी वही सीएमडी मत यूज कीजिएगा, उसको क्लोज कीजिएगा एंड देन दोबारा खोलिएगा। Okay. उस Okay. पे ही करेंगे ना तो एरर एरर वही आएगा, वो नहीं चलेगा। यस। खान साहब के पास हो गई, महफूज साहब के पास भी हो गई। ओके, सबके पास हो गई। अब मैं ऐसा समझू सबके पास पाइथन है। जी, ग्रेट। Madam still is giving error. ऐड टू पाथ किया था आपने? Add to path किया था मेरे ख्याल में मैंने। अपनी स्क्रीन शेयर करें। एक मिनट। हम्म। मैडम मॉडिफाई या रिपेयर तो नहीं करनी थे? नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं करना। मेरी स्क्रीन आ रही है? जी जी आ रही है। ठीक है।
CMD. Let me recheck. ओके 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 जावेद साहब, आप देखें, अगर नहीं होता तो हम इस क्लास Okay. के बाद आपके साथ मिलके होगी। Okay. No issue. ओके ठीक है। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं पाइथन। आप सबके पास पाइथन है। पाइथन की सबसे अच्छी चीज़ है प्रिंट। सबसे पहले हम प्रिंट फंक्शन को समझते हैं, या प्रिंट की चीज़ को समझते हैं कि व्हाट इज दिस और व्हाई इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सही। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग टू यू, मैंने अपना कोड लिखा, और मैं कोड लिखने के बाद मैं ये कहना चाहती हूँ यूजर को कि थैंक यू फॉर यूजिंग दिस स्क्रिप्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट का मतलब ये होता है, आप जो कोड की फाइल बनाते हो उसको हम स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, मैं कहना चाहती हूँ भाई यूजर ने मेरी स्क्रिप्ट यूज कर ली, आफ्टर यूजिंग दैट स्क्रिप्ट मैं उसको कहना चाहती हूँ कि थैंक यू फॉर यूजिंग दैट स्क्रिप्ट। ठीक है, तो मैं यूज करती हूँ प्रिंट। प्रिंट हमेशा स्मॉल उसमें लिखते हैं। ठीक है, और मैं क्या करूँगी, मैं दो मतलब इन्वर्टेड कॉमास दूंगी। सिंगल भी लगा सकते हो आप डबल भी लगा सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, दोनों एक्सेप्टेबल है। आप लिखोगे थैंक यू फॉर यूजिंग द स्क्रिप्ट। ठीक है, अब ये काम आपने अपनी तरफ से कर दिया। अब ये तब रन होगा जब यूजर आपका स्क्रिप्ट को यूज कर चुका होगा। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूंगी तो जैसे ही मैंने इसको रन किया, देखें ये लिख के दे दिया इसने, थैंक यू फॉर यूजिंग द स्क्रिप्ट। ठीक है, तो प्रिंट फंक्शन आपका इसलिए यूज होता है कि आप जो चीज देखना चाहते हो कि कोड के अंदर ये चीज हुई है, या सामने वाले को कोई मैसेज देना चाहते हो, या आप अपने कोड या आप अपने एप्लीकेशन के अंदर सामने वाले को ग्रीट करना चाह रहे हो, बताना चाह रहे हो, या कुछ भी एक्स वाई जेड करना चाह रहे हो, उसके लिए आप क्या यूज करते हो, प्रिंट फंक्शन यूज करते हो। इन शॉर्ट, प्रिंट फंक्शन आपको वो सब बता देता है जो कोड में हो रहा हो, या वो भी बता देता है जो आप खुद से लिखना चाह रहे हो। सही है, क्लियर है। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल आप अपना लैपटॉप जब ओपन करते हो, तो अगर आपके पास विंडोज होती है तो वो सबसे पहले आपके सामने एक विंडोज लिखता है। सही है, उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन ये होता है कि वो आपको बताना चाह रहा है कि भाई आपने ये चीज यूज की है या आपने ये चीज ओपन की है। ठीक है, विंडोज होता है या डेल होता है या एचपी होता है, जो भी होता है वो सब आता है। ठीक है, तो वो जो आ रहा होता है, जो एक यूजर के सामने आ रहा होता है, वो बाय यूजिंग द प्रिंट फंक्शन होता है। ठीक है, जो चीज आप यूजर को शो करना चाहते हो, या जो चीज आप खुद को भी शो करना चाहते हो। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है या नहीं है। यस मैम, क्लियर है। ठीक है, ओके। प्रिंट फंक्शन के अंदर हम कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। लेट सपोज हम कोई वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं, कोई नंबर प्रिंट करवा सकते हैं, हम ये कह लो कि ट्रू ट्रू प्रिंट करवा सकते हैं। ट्रू प्रिंट करवाएंगे तो ट्रू आ जाएगा। ठीक है, हम प्रिंट करवा सकते हैं कोई भी डेसिमल वैल्यू 0.0। ठीक है, हम प्रिंट करवा सकते हैं कोई भी सेंटेंस या कोई भी वर्ड, जैसे नेम प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा हमने यहाँ पे 4 तरीके से प्रिंट किया है। सही, पहले एक एक सेंटेंस प्रिंट किया, देन फिर हमने एक सेंटेंस प्रिंट किया, देन हमने एक वैल्यू प्रिंट की, देन हमने एक ट्रू प्रिंट किया। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो हम प्रिंट करवा सकते हैं फॉल्स भी। ठीक है, फॉल्स प्रिंट किया, हमने एक डेसिमल वैल्यू प्रिंट की, हमने एक नेम प्रिंट किया। सही, अब इन तमाम चीजों में आपको कुछ डिफरेंस फील हो रहा है। हम्म, कोटेशन मार्क्स। ओके, वन एंड Inverted सेकंड commas. एंड Madam, line 3 different. लाइन 3 व्हाट। There is a difference. Why there is? Okay. ओके, ठीक है, आप सबने सही जवाब दिया। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इन्वर्टेड, यहाँ पे तो हमने कोटेशन मार्क्स यूज किए हुए हैं, यहाँ पे हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज किया हुआ है, यहाँ पे अपने वैल्यू यूज किया, लेकिन वैल्यू पे हमने कोई कोटेशन नहीं यूज किया हुआ, ना डबल ना सिंगल, ना बोलियन पे कोई यूज किया हुआ है, ना
डेसिमल वैल्यू पे यूज किया हुआ है, बट हाँ जब मैं नाम लिख रही हूँ तो मैंने यूज किया हुआ है। जब मैं इन चीजों की बात करूँ ना, ये चीज इसलिए है क्योंकि ये सब के सब किस में आते हैं, डेटा टाइप्स में आते हैं। सही, मैं आपको डेटा टाइप्स बताती हूँ। डेटा टाइप्स, ठीक है। डेटा टाइप क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अक्सा, ठीक है। ये डेटा टाइप आपकी है एक्चुअली किसकी, स्ट्रिंग की। सही, सॉरी, स्ट्रिंग, ठीक है। फिर मैंने लिखा 10, 10 डेटा टाइप है किसकी, इंटीजर की। ये वो डेटा टाइप है जो हम पाइथन में यूज करते हैं, ठीक है। अगर वैल्यू है, कोई नंबर है, तो वो इंटीजर कहलाता है। देन डेटा टाइप आई ट्रू फॉल्स की, ये आपके पास कहलाएंगे क्या, Boolean. बूलियन। बोलियन, एग्जैक्टली, बोलियन, ठीक है। देन हमारे पास आया डेसिमल वैल्यू, ये डेटा टाइप आपकी कहलाएगी फ्लोट, फ्लोट। ठीक है। देन हमारे पास अगेन सिंगल आया, सिंगल के अंदर मैंने अगेन अक्सा लिख दिया, ठीक है। ये भी आपके पास क्या कहलाएगी, स्ट्रिंग, ठीक है। मतलब इससे मुझे ये समझ आता है कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ भी आ रहा है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नेम आ रहा है या इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, तो वो स्ट्रिंग टाइप है। अब इन्वर्टेड कॉमा चाहे डबल हो चाहे सिंगल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है तो वो स्ट्रिंग है, इंटीजर न्यूमेरिकल वैल्यू है तो वो इंटीजर है, ट्रू और फॉल्स वैल्यू है तो वो बोलियन है, 0.0 है तो वो फ्लोट है, या डेसिमल वैल्यू है तो उसको हम इन द पाइथन उसमें फ्लोट कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? ये सबको जी क्लियर है? मैम। सॉरी, किसी ने कोई जी सवाल क्लियर है पूछा? मैम यहाँ तक। ओके, ठीक है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, ये क्या है, कौन सी डेटा टाइप होगी? स्ट्रिंग। ओके, एक ने बोला स्ट्रिंग, बाकी कोई और? स्ट्रिंग ही स्ट्रिंग है होगी मैम। मैम। ये स्ट्रिंग होगी क्योंकि कोट में लिखा है ना हमने। ओके, समवन एल्स? स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, यस, ये स्ट्रिंग है, मैम थोड़ा सा जूम कर देंगे ठीक है। जी ठीक है। ये कौन है जो बोल रही हैं? खैर छोड़े, ठीक है। तो मतलब आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर कुछ भी आ रहा है तो वो क्या है, स्ट्रिंग है। अब चाहे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ट्रू आ जाए, ठीक है, चाहे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डेसिमल वैल्यू आ जाए, चाहे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपके पास 10 आ जाए, दीज आर ऑल आर स्ट्रिंग्स, ठीक है। 10 इंटीजर कब बनेगा, जब वो सिर्फ विदाउट इन्वर्टेड कॉमास लिखा हुआ होगा, ठीक है। नाउ इट इज इंटीजर, ठीक है। अच्छा, अब मैं तो सिर्फ कह रही हूँ ना कि भाई ये तो इंटीजर है या ये तो ये है। नाउ लेट्स चेक कि आया ये वाकई में हम सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। कोई तो वे होगा ना ये फाइंड करने का कि भाई इसकी क्या टाइप है, ठीक है। तो उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास जैसे प्रिंट है वैसे ही हमारे पास टाइप है। अगर मैं टाइप अक्सा लिखती हूँ तो देखिए ये क्या बता रहा है, str मीन्स स्ट्रिंग, ठीक है। अगर मैं टाइप 10 लिखती हूँ तो ये मुझे क्या बता रहा है, इंटीजर। अगर मैं टाइप 10 लिखती हूँ तो आपके ख्याल से क्या बताना चाहिए, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। देखते हैं, स्ट्रिंग Hmm. सही है। अगर मैं टाइप Okay. ट्रू लिखती हूँ तो मुझे क्या बता रहा है, बूलियन, सही। अगर मैं टाइप 0.0 लिखती हूँ तो वो मुझे क्या बता रहा है, फ्लोट। यही चीजें हमने ऊपर देखी थी, हमने यही देखा था ना कि 0.0 हो तो वो फ्लोट है, ट्रू हो तो वो क्या है, बूलियन है,
10 हो तो वो क्या है, इंटीजर है। मतलब हम लोग जो समझ रहे हैं या हम लोग जो बोल रहे हैं वो सब सही है, और हमें कैसे पता चला, हमने खुद चेक किया टाइप के थ्रू। सही है, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई सवाल है यहाँ तक? यस मिस, क्लियर किसी है। का कोई क्लियर है? दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो मतलब अभी हम दो चीजें पढ़ चुके हैं, प्रिंट और टाइप। Right. दो फंक्शंस हमने पढ़े, ठीक है, और दो कॉन्सेप्ट भी पढ़ चुके हैं। एक तो किस तरीके से प्रिंट करवाया जाता है, प्रिंट फंक्शन, एंड हमने दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा पढ़ा, डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट। सॉरी, ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि अब टाइप के अंदर हमने कुछ पास नहीं किया, ठीक है। और एक और हमने पढ़ा डेटा टाइप, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, ये जो मैं पीछे ये लगा रही हूँ ना, ये कमेंट कहलाता है। कमेंट का मतलब होता है कि ये कोड रन नहीं होगा। सही, अगर मैं इसको न्यू कर दूं, कमेंट कर दूं, तो मतलब ये कोड रन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसको कमेंट से हटा दूं, इसको नहीं, ऊपर वाले को अगर मैं कमेंट से हटा दूं, तो ये रन होगा। सही, तो कमेंट और अनकमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। कमेंट मतलब वो लाइन जो कि रन नहीं होगी या उसको रन करने की नीड नहीं है। अब वो कोई कोड भी हो सकता है, वो कोई वैल्यू भी हो सकती है, वो कोई आपका सेंटेंस भी हो सकता है जो आपने अपने लिए लिखा हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इसको करने के लिए आप क्या लगाते हो, हैश लगाते हो। पाइथन में हैश से कमेंट होता है, ठीक है। तो तीसरा कॉन्सेप्ट भी हमारे पास आ गया, कौन सा था, जो कि कमेंट का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अगर किसी को कोई सवाल है तो मुझसे सवाल कर ले जल्दी से। क्लियर है? यस मैम। चलो, अब चौथा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम लोग, दैट इज वेरिएबल्स, जो हम काफी टाइम से पढ़ रहे हैं या काफी टाइम से मैं बोल रही हूँ, वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट। वेरिएबल्स के अंदर, अगर मैं आपको याद होगा, मैंने पहले एक बात बोली थी कि मेरे पास मेरा नाम है अक्सा, जब मैं आर और पाइथन का एक डिफरेंस बता रही थी। मेरे पास मेरा नाम है अक्सा, और आर के अंदर मैं उस नाम को अगर एक बॉक्स के अंदर सेव कर देती हूँ, तो पाइथन तो अलाउ करता है उस बॉक्स को रिप्लेस करना किसी और वैल्यू से, बट आर अलाउ नहीं करता, इफ यू रिमेंबर दिस टाइम, ठीक है। तो वो जो बॉक्स है, दैट बॉक्स इज एक्चुअली अ वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज समथिंग, फॉर एग्जांपल मेरा नेम है, तो मैंने नेम लिखा और आगे असाइन कर दी इसको कोई वैल्यू, Equal. इक्वल से, ठीक है। असाइनिंग ऑपरेटर ये कहलाता है, ठीक है। इक्वल इज इक्वल्स टू असाइनिंग ऑपरेटर, ठीक है। क्या किया मैंने, कोई भी, मैंने अपना नाम लिखना था, ठीक है, इसको मैंने असाइन कर दी एक वैल्यू नेम, ये एक वेरिएबल नेम, ठीक है, और मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैंने इसको रन कर दिया, अब आप देखो कुछ प्रिंट नहीं हुआ, ये सिर्फ रन हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे करूंगी प्रिंट नेम, देखो इसने मुझे अक्सा प्रिंट कर दिया। सही, क्यों, क्योंकि ये एक बॉक्स है, और इस बॉक्स के अंदर कौन सी वैल्यू है, जो मैंने सेव की हुई है। सही, अच्छा, जुपिटर नोटबुक का एक फायदा ये भी होता है कि अगर आप डायरेक्ट वेरिएबल का नाम भी लिखोगे ना, तो भी वो प्रिंट कर देगा विद इन्वर्टेड कॉमास। सही है, तो ये दोनों तरीके होते हैं आपके प्रिंट करवाने के। तो अगर मैं वेरिएबल का कॉन्सेप्ट बताऊं, तो लेट सपोज आपके पास 10 वैल्यू है। अब आप इस वैल्यू को यूज करना चाह रहे हो इन, लाइक फॉर एग्जांपल, कि मैं इस वैल्यू को अगेन यूज करना चाह रही हूँ। मैंने इसको रन कर दिया, फिर मैं अगेन 10 लिख रही हूँ, फिर मैं अगेन 10 लिख रही हूँ। मतलब मुझे 100 टाइम्स यूज करना है, तो मैं 100 टाइम 10 वैल्यू क्रिएट करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ। इससे अच्छा मैं क्या करूँ, मैं इसको यहाँ पे कर दूं एक वेरिएबल में सेव, ठीक है। अब मैंने नम सेव कर दिया, अब मैं इसको चाहे 1000 दफा यूज करूं, नम ही रहेगा। सही है, तो वेरिएबल का फायदा क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई वैल्यू है, अब वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है, बोलियन भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है वो वैल्यू, ठीक है। उस वैल्यू को आप एक नेम के आगे या आप एक वेरिएबल के साथ सेव कर रहे हो, असाइन कर रहे हो, और फिर उस वैल्यू को आप यूज कर सकते हो 1000 टाइम्स, इवन लाख टाइम्स, इवन 1000 टाइम्स, जितनी दफा आपको यूज करना हो आप उसको यूज कर सकते हो। उसका फायदा क्या होता है,
नाउ लेट सपोज मैंने ये सब कर लिया, मैं कोड 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 लिखती जा रही हूँ, लेट सपोज ये सब मेरा कोड लिखा हुआ है, ठीक है, ये सब मेरा कोड है। और इस कोड के अंदर लेट सपोज मैं बोल रही हूँ, मैंने यहाँ भी नम यूज किया हुआ है, मैंने यहाँ भी नम यूज किया हुआ है, मैंने यहाँ भी नम यूज किया हुआ है, यहाँ भी यूज किया हुआ है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ठीक है, मैंने यहाँ पे सब जगह पे नम ही यूज किया हुआ है, सही। और इसके क्या होगा, ठीक है, रन सेल एंड बिलो, ठीक है, ये सारे सेल मैंने रन कर दिए, सबका 10 10 10 10 10 आ रहा है। अब मैं कह रही हूँ नहीं, मुझे तो नम की वैल्यू 10 नहीं रखनी, मुझे तो नम की वैल्यू करनी है लाइक 20। तो क्या मैं हर जगह नम पे जाके लिखूंगी नम इक्वल्स टू 20, नम इक्वल्स टू 20? नो, मैं क्या करूंगी, मैं सिर्फ यहाँ पे जाके नम इक्वल्स टू 20 कर दूंगी, इसको रन कर दूंगी, एंड दैट्स इट। अब मैं जितने भी बिलो सेल्स रन करूंगी सब में क्या आ गया, 20, ठीक है। ये बहुत 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 बेसिक एग्जांपल दिए मैंने, सही है? तो क्या फायदा हुआ, अगर मैंने नम को 1000 टाइम यूज किया हुआ है अपने कोड के अंदर, और वो 1000 टाइम्स का मतलब है कि 1000 फाइल्स हैं, ठीक है, लेट सपोज 1000 फाइल्स यूज हुई हुई है, उन 1000 फाइल्स के अंदर नम है, और मैं उस नम को अब किसी एक फाइल के अंदर चेंज कर रही हूँ, और मैं चाह रही हूँ वो चेंज तमाम फाइल्स के अंदर आ जाए, सही। तो वो कैसे आएगा, वो इस वेरिएबल के थ्रू आएगा। वेरिएबल का सिर्फ एक मुझे एक जगह पे चेंज करना है, बाकी तमाम जगहों पे वो खुद ही चेंज हो जाएगा। तो वेरिएबल का जो यूजेज है वो ये यूजेज होता है, ठीक है। इज इट क्लियर? और ये कहना कि कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप आप सेव कर सकते हो, नहीं, आप कोई भी डेटा टाइप को आप सेव कर सकते हो नम के अंदर, सॉरी वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल, अच्छा, वेरिएबल्स लिखने के भी कुछ तरीके होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप मैंने अपना नाम लिखा था अक्सर, अब मुझे पता है ये एक नेम है, तो मैं इसका जो वेरिएबल बनाऊंगी वो नेम ही बनाऊंगी, सही। अब लेट सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है मैथ, जिसकी वैल्यू है मैथ, नाम छोड़ो, वैल्यू है मैथ। व्हाट डू यू थिंक, मुझे इसके वेरिएबल का नाम क्या रखना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? सब्जेक्ट और कोर्स। सब्जेक्ट। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ठीक है। मतलब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आपको पता चल रहा है कि मैथ एक सब्जेक्ट है, मैं उसके वेरिएबल को क्यों इतना कॉम्प्लेक्स करूं, मैं जब सब्जेक्ट लिख दूं, ठीक है। अब नाउ लेट सपोज मेरे पास आते हैं एक और चीज, अब मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, अब मुझे इसका वेरिएबल का नेम क्या लिखना चाहिए? लैंग्वेज। ओके, चलो सब्जेक्ट भी लिख लैंग्वेज भी सही, सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सब्जेक्ट भी तो लिख सकते हैं। एग्जैक्टली exactly, हम सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट ऊपर हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। अब अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या होगा, अगर मैंने इसको रन कर दिया, लेट सपोज मैं रन करती हूँ, ओवरराइड कर देगा। ओवरराइट कर देगा, सब्जेक्ट लिख दिया, ये कौन है, प्लीज म्यूट कर लें, ठीक है। मैंने सब्जेक्ट लिखा, मैंने इसको रन किया, दोबारा मैं इसको रन करूंगी, देखिए मैथ्स आ गया यहाँ पे, सही। अब मैंने सब्जेक्ट लिखा और मैं अब सब्जेक्ट रन करूंगी, तो क्या आ जाएगा, इंग्लिश आ जाएगा, ठीक है। मतलब मैंने तो अपनी पहली वैल्यू को लूज कर दिया, अगर मैंने सेम वेरिएबल लिख दिया तो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब अगर मैं न्यू वैल्यू असाइन कर रही हूँ तो ये वाली वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी विद दिस न्यू वैल्यू, वो पीछे वाली वैल्यू रहेगी ही नहीं, सही। तो ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। मतलब अगर मैंने एक वैल्यू ली है 1, और मुझे पता है ये 1 मल्टीप्लाई होगी किसी से, और मैं उस 1 को ही चेंज कर दूं, वो तो मल्टीप्लिकेशन मेरी पूरी रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो जी ठीक है। उस सिनेरियो में हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं, अगर मेरे पास सब्जेक्ट ही है तो मैं इसको सब्जेक्ट अंडरस्कोर 1 कर दूंगी। दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ डूइंग वेरिएबल। आप ये भी कर सकते थे, सब्जेक्ट 1 भी कर सकते थे, ठीक है। अगर मैं सब्जेक्ट 1 करूंगी और मैं यहाँ पे सब्जेक्ट 1 लिखूंगी तो इंग्लिश ही आएगा मेरे पास, ठीक है। और मैं सब्जेक्ट को अगर मैथ्स कर दूं रन करके, और मैं अब यहाँ पे अगर सब्जेक्ट लिखूंगी, मैं यहाँ पे भी सब्जेक्ट लिखती हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, मैथ्स ही आएगा। और मैं यहाँ पे भी अगर सब्जेक्ट 1 लिखती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, इंग्लिश ही आएगा,
ठीक है, अब मेरे पास दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट हो गए। ठीक है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट वन है, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस में नहीं आता। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप सब्जेक्ट अंडरस्कोर वन कर दो। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैंने अंडरस्कोर डाला, ये देखो वेरिएबल कह रहा है, जुपिटर नोटबुक कह रहा है मुझे, मैं इस वेरिएबल को नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा। ठीक है, अगर मैं अंडरस्कोर हटा दूं, देखो ये ब्लू लाइन, ये ग्रीन येलो लाइन चली गई। ठीक है, अब जैसे ही मैं अंडरस्कोर लगाऊंगी, ये देखो मुझे बोल रहा है मैं इस वेरिएबल को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। तब आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे सब्जेक्ट सॉरी अंडरस्कोर वन। ठीक है, सिमिलरली सब्जेक्ट अंडरस्कोर वन। तो मतलब जो आप वैल्यू असाइन करोगे, वेरिएबल नेम असाइन करोगे, वही आप आगे यूज कर सकते हो। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है। इवन आप ये भी लिख सकते हो सब्जेक्ट वन, ऐसे भी लिख सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, सब्जेक्ट अंडरस्कोर वन, और फिर लिख दो अंडरस्कोर वन इक्वल्स टू इंग्लिश, ताकि आपको और आसानी हो जाए कि भाई ये जो सब्जेक्ट वन है वो इंग्लिश का है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो नाउ द थिंग इज क्लियर टू यू गाइस कि मैंने एक्चुअली में समझाने की क्या कोशिश की है। यस मैम, मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। एग्जैक्टली, मीनिंगफुल नेम होना चाहिए, और ऐसा नेम होना चाहिए कि सिर्फ आप नहीं, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये कोड लिख दिया, अब कल को मैं ये वाली फाइल अगर आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि अच्छा ये वेरिएबल बनाया है तो उसके पीछे की वजह ये। ठीक है, क्लियर? यस मैम। किसी का कोई सवाल है, किसी को वेरिएबल्स के अंदर मसला है? No, no. ओके, अच्छा, वेरिएबल्स आपके बूलियन के भी बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल इज ट्रू, ट्रू। ठीक है, अब मैं अगर इज ट्रू लिखूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ट्रू। सही, तो ये बोलियन के भी बन सकते हैं। इज ट्रू का मतलब है कि क्या ये ट्रू है, तो वो फिर उससे पता चल जाता है। मतलब इस तरीके के वेरिएबल्स रखने जिससे आपको पता चल सके कि भाई ये एक्चुअली में मीनिंगफुल है या नहीं है। ठीक, अच्छा, वेरिएबल्स बनाने के कुछ तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वन सॉरी वन अंडर स्कोर सब्जेक्ट लिखोगे, तो आपको क्या लगता है ये चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, इनवैलिड वेरिएबल है। ये कौन है? खैर, क्या आ जाएगा, इनवैलिड आ जाएगा। अगर मैं लगाऊं उसको सी, सिंटैक्स एरर आ गया, क्योंकि ये अलाउ नहीं है। आप किसी भी नंबर से अपना जो वेरिएबल है वो स्टार्ट नहीं कर सकते। आप कोई भी करेक्टर के बाद अपना नंबर लिख दो, इट्स गुड। ठीक है, इवन आप एंड यूज नहीं कर सकते लाइक दिस, लेकिन आप यहाँ पे अगर यूज करना चाहो तो ये भी नहीं यूज कर सकते। लाइक आप एंड फंक्शन को यूज नहीं कर सकते। आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, आप डैश यूज कर सकते हो, डैश के बाद भी आपको कुछ लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डैश भी यूज नहीं कर सकते, देखो वो खुद ही बता रहा है कि डैश भी यूज नहीं कर सकते, सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकते हो आप। ठीक है, और अगर आप ऐसे लिख दोगे तो भी गलत है ये। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन हाँ, डैश आप ऐसे यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते डैश ही यूज नहीं कर सकते आप बिल्कुल भी। ठीक है, तो अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हो। और इसके अलावा मेरे ख्याल से अंडरस्कोर ही सिर्फ आता है। अच्छा हाँ, अंडरस्कोर के बाद फॉर एग्जांपल आप ये लिखते हो अंडरस्कोर वन। ठीक है, आपने ये लिख दिया। इसी को ही लिखने का एक और तरीका ये है कि आप कैपिटल भी लिख सकते हो। ठीक है, सब्जेक्ट वन, सही, इसको एक्सेप्टेबल है वो। सही, आप ये भी लिख सकते हो वन सब्जेक्ट, नहीं इसको भी अलाउ नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो आपके लिए स्टार्टिंग जो होगी वो स्मॉल से होना इंपॉर्टेंट है, और फिर आप भले कैपिटल यूज कर लो। इस वाले उसको हम ज्यादातर फंक्शन में यूज करते हैं। फंक्शन के नेम्स जब हम यूज दिख रहे होते हैं ना, तब हम यूज करते हैं इसको। ठीक है, और ये भी पता है आपको, ये भी बताऊं कि जब आप किसी भी प्रोडक्ट पे काम करते हो, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट, जिस बंदे ने वो कोड स्क्रैच से लिखा हुआ होता है ना, वो पहले ही उस प्रोडक्ट के कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस ना डिफाइन कर देता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस का मतलब होता है कि कुछ डेवलपर्स कहते हैं कि इस तरीके से आप
काम करोगे। इसको कैमल केस कहते हैं, आई थिंक। हाँ, कैमल केस कहते हैं, आप इस तरीके से यूज करोगे। कुछ कहते हैं नहीं, आपको यूज करना है अंडरस्कोर। पहले से ही डिफाइन कर देते हैं बेस्ट प्रैक्टिस कि आपने यूज करना है अंडरस्कोर। कुछ कहते हैं कि नहीं, आपने अंडरस्कोर भी यूज नहीं करना, आपने सारा का सारा स्मॉल में रखना है। ठीक है, तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस भी पहले डेवलपर्स डिफाइन कर देते हैं, कोई भी आप कह लो एप्लीकेशन क्रिएट करने से पहले, या कोई भी कह लो कि प्रोडक्ट डेवलप करने से पहले। ये भी होता है। तो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, तो आप उनसे ये भी पूछ सकते हो कि बेस्ट प्रैक्टिसेस आपने क्या इम्प्लीमेंट की हुई हैं। अगर आपने नहीं पूछना, लाइक यू फील ऑकवर्ड, तो आप उनका जब कोड वो आपको देंगे, आप उस कोड को रिव्यू कर रहे होगे, तो ये ऑब्जर्व करना भी इम्पोर्टेंट है कि कौन सा बेस्ट प्रैक्टिस उन्होंने कोड रखा हुआ है। ठीक है, वेरिएबल नेम किस तरीके के हैं, क्या है क्या नहीं है। और ये वेरिएबल नेम्स के हवाले से और अगर आपको जानना हो, तो पिपेट के थ्रू आप जान सकते हो। ये रही पिपेट की पूरी गाइड। आप इसके अंदर जाओगे तो आपको वेरिएबल्स के हवाले से ये देखिए सारी यहाँ पे लिखी हुई है कि इंडेंटेशन कितना होना चाहिए, टैब और स्पेस कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम लाइन लेंथ क्या होनी चाहिए, ब्रेक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पर। ये देखो, ये वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया। ठीक है, तो यहाँ पे आप वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट देख सकते हो, पूरा इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, देखो। ठीक है, तो ये भी आप पढ़ सकते हो। ये आपकी बेस्ट गाइड है, अगर आपको बेहतरीन कोड बन लिखना है तो ये आपकी बेस्ट गाइड है। देखो, इन्होंने बताया हुआ भी है कि ये चीज़ करेक्ट है। फॉर एग्जांपल, रॉन्ग ये नहीं है कि हम ये बोलें, लेट सपोज कि हमने ये बनाया और हम इसके बाद बहुत ज़्यादा स्पेस 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 दे रहे हैं और फिर हम कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज नॉट अ गुड वे। सी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये रॉन्ग है, आपको इस तरीके से वैल्यू असाइन करनी है, कि ये बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है, तो आप जब इस तरीके के देखोगे तो आपको खुद ब खुद समझ आएगा कि अच्छा ठीक है, इस तरीके से हम अलाइन नहीं कर सकते, हमें ऐसे ही अलाइन करना है। अच्छा, कुछ डेवलपर्स होते हैं जो इस तरीके से भी लिखते हैं, दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड प्रैक्टिस। आपको स्पेस देना होता है बीच में। ठीक है, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता। आप मुझे बोलोगे मिस, अगर हमने स्पेस दिया ना दिया उससे क्या फर्क है, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोड आपका तब भी रन होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर मैं यहाँ से स्पेस हटा दूं, देखो कोड तो आपका तब भी रन हो गया। लेकिन अब आप मुझे बताओ, आपको ये ज्यादा बेस्ट प्रैक्टिस में लगता है या ये ज्यादा बेस्ट प्रैक्टिस में लगता है? आप खुद मुझे देख के बताओ, आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ आ रहा है या ये ज्यादा अच्छे से समझ आ रहा है? ऊपर वाला मैम। एग्जैक्टली exactly. तो आपने कोड ऐसे लिखना है कि समझ आए, सामने वाले को इजी रहे अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ कि आपको ये समझ में आ गया कि आप नंबर से अपना वेरिएबल स्टार्ट नहीं कर सकते, कैपिटल लेटर से अपना वेरिएबल नेम स्टार्ट नहीं कर सकते, किसी भी लाइक कह लो कि एंड और या जो भी हमारे पास फंक्शंस होते हैं उनके थ्रू ये जो Madam, स्टैरिक होता है, ये नहीं कर सकते। from where जी, did you get this style guide? स्टाइल गाइड, जी जी, स्टाइल ये जो गाइड। वेरिएबल्स की स्टाइल गाइड है, जी जो अभी आपने स्क्रीन पे वो की थी। पिपेट, जी जी पिपेट वाली। जी, जी ये जी। तो पिपेट पे आप लिखेंगे आपको खुद मिल जाएगी। आप ओके गूगल ओके पे ओके जाएं, ओके आप ओके। गूगल पे जाके लिख दें, ये लिख दें पिपेट, और जो ठीक। फर्स्ट लिंक है उस पर आप क्लिक कर दें, आपको मिल जाएगी गाइड, स्टाइल गाइड मिल जाएगी ओके पूरी। ओके ओके, दैट्स गुड। ठीक है, थैंक यू। तो ये सब हमने कर लिया। सर, वेरिएबल समझ में आ गया, डेटा टाइप समझ में आ गई, उस डेटा टाइप को चेक कैसे करते हैं ये समझ में आ गया। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन हियर, फिर हम क्लास को थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर की तरफ ले जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे ये लिखती हूँ, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल इट प्रिंट? स्ट्रिंग। ओके, और एनीवन एल्स? एनीवन एल्स, कोई और बताना चाहेगा? यार लिखें नहीं काइंडली, मुझे सिर्फ बोल दें क्योंकि मैं नहीं देख सकती। स्ट्रिंग ड्यू टू कोटेशन, ओके। मतलब आप कह रहे हो कि यहाँ पे स्ट्रिंग आएगा, इंग्लिश नहीं आएगा, आप ये कहना चाह रहे हो? जी मैम, टाइप यूज किया है ना फंक्शन। गुड, स्ट्रिंग आएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं ये लिखती हूँ, ओ शिट, स्टॉप। इंग्लिश। इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश, ठीक है। तो मतलब आप लोगों को अब क्लियर हो रहा है कि क्या हम बोल रहे हैं और क्या हम नहीं बोल रहे। टाइप में और प्रिंट में डिफरेंस आपको क्लियर हो रहा है? ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है?
यहाँ तक के टॉपिक सबको क्लियर है? Yes, miss. किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब मैं किसी से भी पूछ लूँ कोई भी क्वेश्चन? यस मैम। श्योर मैम। श्योर, ओके। क्या मैं परसेंटेज का ऑपरेटर यूज कर सकती हूँ वेरिएबल्स में? नो। कोई जवाब नहीं देगा, जिसको मैं बोलूंगी सिर्फ वही जवाब देगा, और भागने की जरूरत नहीं है किसी को भी, सही है? जी फाकिया, फाकिया क्या मैं यूज कर सकती हूँ? नहीं यूज कर सकते, सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। जी एग्जैक्टली ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बोलूँ वेरिएबल नेम किस टाइप का होना चाहिए, मतलब उसका उसको हमें किस तरीके से लिखना चाहिए, क्यों लिखना चाहिए और किस तरीके से लिखना चाहिए? मैम अम, वेरिएबल बस नहीं 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 नहीं, खामोश, मैं खुद बोलूंगी। समीना, आप बताएं। जी, वेरिएबल नेम मीनिंगफुल होना चाहिए, और यूजुअली आप उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको ज़रूरत हो तो आप स्टाइल गाइड भी फॉलो कर सकते हैं, विच इज़ PIP 8, and you can just look into that and can get some guidelines from there. ग्रेट, गुड, ओके। मतलब आप सबको समझ में आ रहा है। मुस्तेजाब, हैदर, मुझे बताएं कितनी डेटा टाइप्स होती हैं? अभी तक हमने कितनी डेटा टाइप्स पढ़ी हैं? डेटा टाइप्स इसमें मैम स्ट्रिंग है, फ्लोट है, इंटीजर है और बुलियन है। गुड, गुड, मतलब आप सबको समझ में आ रहा है, दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा, अब आज के लिए आप ये देख लें, आज हम लोगों ने 3 टॉपिक्स को कवर किया है। एक डेटा टाइप्स को, एक वेरिएबल्स को, और एक कमेंट के टॉपिक को, ठीक है? कमेंट करना ना करना वो सब हमने डिस्कस किया। तो आप लोगों ने अब ये करना है कि इस क्लास के बाद आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोड वो करो जिसके अंदर कोई एरर ना आए, कोड वो भी करो जिसके अंदर एरर आए। फॉर एग्जाम्पल, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोगों के सामने अभी? नो मैम। अच्छा, No, मैं miss. स्क्रीन शेयर करती हूँ, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं। अच्छा देखो, मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि ये आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं कि आप यूज़ नहीं कर सकते तो आप ये कोड ही नहीं करो, आप करो बल्कि कोड। आप क्योंकि बिगिनर हो तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये हम कोड यूज़ नहीं कर सकते, उसके पीछे रीज़न दिया हुआ है उसने, ठीक है? तो आप इस तरीके के एरर्स भी हैं ना तो वो भी शो करो मुझे कि मैम हमने ये डिज़ाइन किया था और हमारे पास ये एरर आया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर बोलूँ कि मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है? सब्जेक्ट इक्वल्स टू लेट्स सपोज 10, क्या ये चल गया? हाँ, ये तो चल गया, ठीक है? तो अगर मैं इसको चला दूँ तो ये चल रहा है, ठीक है? तो आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करो, इस तरीके से आपको पता चलेगा अच्छा कौन सी चीज़ सही चल रही है, कौन सी चीज़ सही नहीं चल रही है। फिर आप लिखो सब्जेक्ट, जैसे मैं अगर लिख दूँ यहाँ पे परसेंटेज 2 और फिर मैं इक्वल्स का साइन लगा के 3 कर दूँ, तो क्या ये चल रहा है या नहीं चल रहा? नहीं चल रहा, ठीक है? तो इस तरीके से जब आपके पास एरर्स आएँगे ना, तो आपको समझ आएगा कि अच्छा ये एरर इस वज़ह से है। और ये नहीं करना, मैं मेरे पास एक चीज़ ये भी क्लियर कर दूँ मैं, कि मेरे पास कभी भी एरर वाले कोड को भी रिप्लेस नहीं करना। उसका मैं आपको रीज़न बता दूँ, उसका रीज़न ये है कि मुझे इन एरर से ही पता चलेगा कि आपका जो आपने किस हद तक प्रैक्टिस की है और आपने किस हद तक उस चीज़ को समझने की कोशिश की है। अच्छा, लोग कहते हैं जितने ज़्यादा एरर मतलब उतना ज़्यादा बुरा डेवलपर, बट मैं कहती हूँ कि जितने ज़्यादा एरर्स उतना अच्छा डेवलपर, क्योंकि वो समझ रहा है कि एरर्स आ रहे हैं, इस एरर्स को किस तरीके से मैं रिजॉल्व करूँ। और हम क्या करते हैं, हम एरर को रिजॉल्व करने के चक्कर में एरर ही शो नहीं करवाते सबसे पहले। जब तक एरर शो नहीं करवाओगे तो उसको रिजॉल्व कैसे करोगे? ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप देखो, करो, और एरर भी शो करो, मुझे बताओ कि ये एरर्स आ रहे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, और उसकी मुझे गिटहब के ऊपर मतलब अभी तो सिर्फ़ आप लोग नोटबुक बना लो, कल हम लोग नोटबुक उसको चेक करेंगे। मैं किसी को भी कहूँगी मुझे अपनी नोटबुक ओपन करके सिर्फ़ दिखाएगा कि उसने कोड किया है कि नहीं किया। देन फिर हम गिटहब देखेंगे और गिटहब के अंदर फिर आपको पुश भी करना होगा, और वो सारी चीज़ें मैं गिटहब से सिखाऊँगी फिर आपको। ठीक है? क्लियर है? किसी का कोई ओके मैम। सवाल है? जी, जी फाकिया, कोई सवाल है आपका? नो। ठीक है, हैंड रेज़ किया हुआ है आपने तो वो नीचे करना है। अच्छा, वन मोर थिंग हियर,
हम ये समझ रहे थे कि कैपिटल जो है वो यूज़ नहीं होता, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी खान साहब ने बोला था कि कैपिटल यूज़ होता है, रन होगा स्ट्रिंग, ठीक है? तो ये चीज़ें भी अगर हों, तो हम देखेंगे, इससे लर्न करेंगे, सीखेंगे। तो मुझे ऐसा था कि मुझे पहले यही था कि कैपिटल यूज़ होता है, मैंने आपके सामने यहाँ पे किया था, बट आई थॉट कि न्यू वर्ज़न है, तो हो सकता है कि वो कैपिटल यूज़ ना कर रहा हो, बट ये दैट्स माय ऑल्सो लर्निंग कि कैपिटल भी यूज़ होता है, ठीक है? ऐसे भी यूज़ आप कर सकते हो, सब्जेक्ट 1 के तौर पे भी, ठीक है भैया। ठीक है? नहीं। ठीक है, किसी का कोई सवाल है तो मुझसे सवाल कर लें। क्वेश्चन आंसर टाइम इट इज़। कोई भी सवाल हो पूछ सकते हो।